जितना मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ, मैंने कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं नेगेटिव अगर कभी होता हूँ ना, या मैं कभी सैड होता हूँ, तो मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को पसंद नहीं करता हूँ उस टाइम पे। मुझे मैं ही अच्छा नहीं लगता। राजन शाही सर तो मेकर हैं शो के। अनुपमा, ये रिश्ता, काफ़ी सारे शोज उन्होंने बनाए हैं। उनके बारे में और शो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उड़ती है बाहर। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा क्योंकि काफ़ी वायरल होती है चीज़ें कि उनके शो में एक्टर्स को इनसिक्योरिटी होती है काफ़ी। राजन शाही सर से तो मैं बहुत लेट मिला हूँ। मुझे पता है मार्केट में बहुत सारी खबरें उड़ती हैं, मैंने भी ये सब सुन रखा है। शहजादा धामी जो ये रिश्ता में थे, अनफॉर्चुनेटली उनको शो से निकाल दिया गया। उन्होंने बिग बॉस के मंच पर सलमान खान के सर के सामने, उन्होंने ऑब्वियसली नाम नहीं लिया सर का, राजन शाही सर का, बट उन्होंने बहुत रूडली बताया कि मुझे राजन शाही सर ऐसे चिल्लाकर बात कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि ऐसा कभी किया होगा? अगर आपसे किसी ने बदतमीजी करी है, तो ऐसा क्या हुआ है जो उसको बदतमीजी करनी पड़ेगी? कुछ तो हुआ होगा ना। एब्सोल्युटली। ताली एक हाथ से तो बचती नहीं। एक्टर से पहले आप एक डांसर थे। यस। एक्टिंग की जर्नी पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना डांसिंग की जर्नी के बारे में बताएं। मेरा एक दोस्त था, वो डांस करता था, और उसके सब दोस्त बनते थे। तो डांस तो आता नहीं था, पर उसी टाइम पे आई रिमेंबर कहो ना प्यारे रिलीज हुई एंड ऋतिक रोशन वो लॉन्च, और मैं ऋतिक को देख के ना स्टन्ड रह गया। क्या है ये आदमी? ये तो ऐसा तो मैंने एक्टर ही नहीं देखा। इतना गुड लुकिंग, व्हाट अ डांसर, व्हाट डैशिंग पर्सनालिटी। इनका जो गाना है एक पल का जीना, दैट वाज द फर्स्ट डांस ऑफ माय लाइफ, और मैंने घोट के पी लिया था उनको। बूगी वूगी वाज द ओनली शो फॉर इंटायर इंडिया। तो फिर ड्रीम ऐसा हो गया था कि बूगी वूगी क्रैक करना है, पर वो ऑफकोर्स जीते नहीं थे और वो उतना फेमस नहीं हो पाया था। घर से सवाल उठने लगे, क्योंकि उस टाइम पे डांस का करियर तो कुछ होता ही नहीं था ना, और कोई सीरियस नहीं लेता था डांस। नहीं, कि ऐसा लगता था कि यार डांस, कॉमेडी, एक्टिंग तो नाचता रहता है, अरे क्या है इसमें। कई बार लोग बोलते थे कि अरे कुछ करने को नहीं है ना लाइफ में, तो नाचते रहते हैं। अब आ रहा है हमारे गांव में, यूपी में, लौंडा डांसर्स बुलाए जाते हैं शादी में। लौंडा बनाओगे क्या, नचैया बनाओगे, ये राजपूत के नाम खराब करवाओगे तुम्हारा, और यही इज्जत रह गई है क्या? और ईआईडी के बाद जर्नी कंप्लीटली चेंज हुई, क्योंकि तब वो होता है ना कि हाँ आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि आप जो कर रहे थे वो टाइम पास नहीं था, आप अपनी लाइफ के साथ मजाक नहीं कर रहे थे। मैं ऑल इन ऑल ये कहूँगा धर्मेश के बारे में कि बहुत ही खूबसूरत इंसान है यार। उसकी एक क्वालिटी है ना, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। वो हमेशा दोस्तों के लिए खड़ा रहता है, आपके लिए जो कर सकता है करेगा, अपनी लिमिट से बाहर जाके करेगा, ये उसकी क्वालिटी है। और हमेशा कोशिश करेगा कि रिश्ते पहले आए पैसे या काम के। हाय गाइस, दिस इज कुंवर अमर और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज का ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि बलिया से एक लड़का सीधा हमारे स्टूडियो में आया है। पूरी जो बलिया के गांव से लोग उठकर मुंबई आते हैं और यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं, और इतनी बहुत सारी जो जर्नी होती है वो तय कर एक मुकाम पर पहुंचते हैं, और उसी मुकाम को तय कर हमारे साथ खुद मौजूद है अमरजीत सिंह। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल बढ़िया, एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपसे बात कर एक अलग सा कनेक्शन है। अंदर भी मैं आपसे बात कर रहा था तो बहुत पॉजिटिवनेस आपकी बातों में आ रही थी कि यार ये बंदा कुछ तो डिफरेंट है। बहुत सारी बातें हमने की, लाइक मैं कैमरे पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा लेकिन आपने उसमें से भी बहुत सारी पॉजिटिवनेस निकाल कर मेरे सामने रखी कि भैया मैं ऐसे सोचता हूँ। तो क्या बचपन से ही जब आप छोटे थे 10, 11, 12 साल के, जब कोई लाइफ का पता नहीं होता कि लाइफ कहाँ जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, सेंटर जा रही है, कुछ पता नहीं होता, खाली हम एंजॉय करते हैं, तो क्या बचपन से ये पॉजिटिवनेस थी कि यार मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में, या जो थॉट होता है माँ बाप ने जो सिखाया होता है कि हमेशा से पॉजिटिवनेस ही थी, या कभी ऐसा नेगेटिव थॉट आता है मन में? यार मतलब इफ आई स्टार्ट फ्रॉम बचपन से बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है तब तो पता ही नहीं होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, क्योंकि बचपन तो प्योर होता है। करेक्ट। तब तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आई थिंक तब नेगेटिविटी होती ही नहीं है शायद, और होती है तो उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि बचपन मुझे लगता है एक ऐसा टाइम है जब आपके पास चिंताएं नहीं होती, आपके पास लाइफ का ऐसा नहीं कि मुझे ये बनना, ये करना है। आप मस्ती कर रहे होते हैं और आप उस लम्हे को जी रहे होते हैं, जो आज की डेट में बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज और सब लोग कहते हैं ना कि लिव इन टुडे। हम वो सब बचपन में कर रहे होते हैं। हम बचपन में हर दिन को सिर्फ जीते हैं, हम कहाँ सोचते हैं कल क्या होगा। हम हर दिन आज क्रिकेट खेलेंगे,
आज गुल्ली डंडा खेलेंगे, आज अंटी खेलेंगे, आज सैंडविच खाने जाएंगे, आज कचौरी खा के आएंगे। ये हम आज में जी रहे होते हैं और उस हर लम्हे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो तो अलग एक पॉइंट हो गया। जब मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, वेयर यू स्टेप इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, पढ़ाई खत्म करके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे हार जीत, आगे बढ़ना पीछे रह जाना मैटर करने लगता है, जहाँ पे जीतना इज साइन कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। यही तो हमें सिखाया जाता है ना कि अगर आप नंबर 1 है तो आप ग्रेट हैं, अगर आप लास्ट से नंबर 1 है तो आप बकवास हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं है। यही तो एक ट्रेनिंग है ह्यूमन लाइफ में। बट मेरी जितना मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ, मैंने कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि आती नहीं है, ऑफकोर्स आती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव अगर कभी होता हूँ ना, या मैं कभी सैड होता हूँ, तो मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को पसंद नहीं करता हूँ उस टाइम पे। मैं ही अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये मैं जब लोगों को देखता हूँ और मुझे कोई बहुत निगेटिव दिखता है या कोई बहुत डिप्रेस दिखता है, सैड दिखता है, तो मुझे लगता है यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मतलब आप बदल सकते हो सिचुएशन को, आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा काम करो, थोड़े से ट्राई करो, आप बदल सकते हो, आप जहाँ पर हो और जिस सोच में हो उसको। पर लोग नहीं बदलते हैं और फिर मैं उन्हें सफ़र करते हुए देखता हूँ, और मुझे वो नहीं करना है। मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो, क्योंकि अगर होगी ना तो मैं बहुत गिल्ट ले लेता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे बड़ा गिल्टी लगता है अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है या मेरे किसी काम से किसी का नुकसान हुआ है ना, तो आई विल मेक श्योर कि जब तक मैं उसे सही ना कर दूँ या मैं उसके बदले में कुछ ऐसा ना कर दूँ कि ये इंसान बोले इट्स ओके। वो मेरी एक आदत है और अब वो बढ़ती ही जा रही है विद द लाइफ एंड विद द एक्सपीरियंसेस। और मैं पसंद करता हूँ कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को ही देखूँ, उन्हें ही बचा के रखूँ और उन्हीं के बारे में सोचूं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की वजह से आपको मतलब आपकी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो और आपको उस बात का अभी तक गिल्ट है, यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, बाकी सब हो जाता लेकिन ये नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स हुआ है, पर अभी तक गिल्ट है ऐसा नहीं है। कई चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जो आप अनइंटेंशनली, जैसे मैंने कहा ना कि आपका इंटेंशन ये नहीं कि मैं आपको हर्ट करूं, पर मेरी किसी हरकत से या मेरी किसी चॉइस की वजह से, लेट्स से इफ आई चूज टू गो अहेड इन माई लाइफ एंड डू समथिंग जो आप मेरे खास दोस्त हो और आपको नहीं पसंद आई वो बात, कि यार तूने मुझसे नहीं कही ये बात, तूने मुझसे नहीं पूछा या तूने सोचा नहीं कि मुझे बुरा लगेगा। आपका इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था कि मैं इसलिए करूं कि आपको बुरा लगे। करेक्ट। मैं सोच रहा था कि मेरे लिए शायद ये सही है, मैंने वो किया, उससे आपको बुरा लगा, राइट? मैं उसका भी गिल्ट ले लेता हूँ। अरे तो फिर मैं मेक श्योर करता हूँ कि नहीं यार, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तुझे बुरा लगा, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और आई विल जस्ट मेक श्योर कि उस वजह से जो बुरा लगा है उसको मैं दोबारा ना लगने दूँ। और आपको जो भी उस टाइम पे यू काइंड ऑफ नीड दैट, यू नीड माई टाइम, you need my love, you need whatever, I'll give it to you and I'll give it to you to the extent कि आप एक दिन खुद कहोगे कि यार आई एम ओके, तू ऐसा गिल्ट मत ले। अब मैं थोड़ा सा, ये एक है जो मुझे कई सालों तक रह जाता था मेरे अंदर, पर पिछले कुछ सालों में वो कम हो गया, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप पूरी ज़िंदगी गिल्ट पाल के रखोगे ना तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव बना देगा, क्योंकि आप हमेशा गिल्ट में ही रहोगे और हर काम आप इसलिए करोगे कि यार मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये करना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं ना कुंवर अमरजीत सिंह को जानना चाहता हूँ। yes. बचपन वाले आपकी स्कूलिंग लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे बच्चे थे आप? क्या वो फ्रंट बेंचर वाले थे या वो लास्ट बेंचर वाले जो टीचर को, अगर लड़कों की लैंग्वेज में कहे तो टीचर को छेड़ा करते थे, यार ये टीचर तो बड़ी अच्छी लग रही है, ये मैम बहुत अच्छी है, इंग्लिश वाली टीचर अच्छी है? क्या ऐसे बच्चे थे आप? नहीं यार नहीं, मैं सीधे साधे? मैं बहुत सीधा बच्चा था। ओके। एक तो मैं पुलिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे फादर वॉज इनटू पुलिस एंड ही वाज इनटू क्राइम, वो हैंडल करते थे मर्डरर्स, रॉबर्स। तो हिज पर्सनालिटी वाज 6 feet tall, ही वाज लाइक ही वाज जैकी श्रॉफ एट दैट मोमेंट। मतलब वो दिखते भी वैसे ही थे। ओके। और सारे क्रिमिनल्स डरते थे उनसे, वो ऑरा था उनका। तो हम तो कुछ ज़्यादा ही डरते थे कि अगर गलती से गलती हो गई और ये पापा तक पहुंच गई तो गए। तो उस डर की वजह से ना कभी गलत चीज़ों में ध्यान गया नहीं। प्लस ये वाली मस्ती तो होती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हूँ। पापा पहले कांस्टेबल थे, फिर हेड कांस्टेबल बने, फिर 1 स्टार बने। तो एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की लाइफ कैसी होती है वो सबको पता ही है, और उनकी फैमिली की लाइफ कितनी लग्जरी हो सकती है ये भी सबको पता ही है। Absolutely. तो मैं एक बहुत ही छोटा शहर, झाबुआ है, उसके पहले तो बामनिया, खवासा, पता नहीं क्या क्या है वो। झाबुआ इज़ द प्लेस जहाँ से मेरी 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की स्टडी हुई। और वहाँ पे सरकारी स्कूल होते हैं,
हिंदी मीडियम के स्कूल, प्राइमरी स्कूल होते हैं। हाँ, आपको उन्हीं स्कूलों में पढ़ना होता है क्योंकि वही ऑप्शन है। बॉयज़ गर्ल्स के स्कूल अलग अलग होते हैं। तो मेरा बचपन सरस्वती शिशु मंदिर तब हुआ करते थे, आरएसएस के स्कूल होते थे जहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन दी जाती थी, जहाँ पे आपको प्रेयर सिखाई जाती थी एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक, आपको रोज़ सबको प्रणाम कहना पड़ता था झुक के। वो एजुकेशन जो इंडियन ट्रेडिशन है वो होता था। उसके बाद मैं सरकारी स्कूल में आ गया। स्कूल में भी मैं मस्ती करता था, मुझे खेलने का बहुत शौक था बचपन से। क्रिकेट खिला दो, फुटबॉल खिला दो। मैं एनसीसी में था, आई वॉज अ कमांडर इन एनसीसी। आई हैव ऑलवेज बिन, आई थिंक अगर मैं सोच के देखूँ तो मैं एक फन लविंग, लिव इन द मोमेंट काइंड ऑफ लड़का रहा हूँ। और पढ़ाई में मैं आई वॉज नॉट गुड, मतलब मैं फर्स्ट बेंचर तो बिल्कुल नहीं था, लास्ट भी नहीं था, बीच में कहीं पे था कि बीच में कहीं बैठता था। लेकिन पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट कभी आया नहीं। तो मैं पढ़ाई से थोड़ा सा अलग ही रहता था। बचपन में मैंने बहुत सारे होते ना, आप सोचते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा, हर लड़के का ख्वाब है इंडिया में। तो मेरा भी वैसे ही ख्वाब थे, सिमिलर थे। ऐसा ही बचपन निकला। एंड बस हाँ, टचवुड यही रहा कि पापा के डर की वजह से कभी भी वो चीज़ें नहीं करी जिनकी वजह से यूजुअली आप बदनाम हो जाते हैं या ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो जिससे आप यू आर इन द आइज कि ये लड़का ऐसा है। यूजुअली क्या होता है ना, पुलिस वालों के लड़के थोड़े बदनाम होते हैं। हाँ। क्योंकि पापा का पावर है तो चौड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो ऐसी बातें आती। पर मेरे पापा का बिल्कुल ऑपोजिट था कि अगर मैंने कहीं सुन लिया कि तूने इस वजह से कुछ किया, या किसी ने भी, हम 3 भाई हैं, किसी ने भी कुछ किया तो ध्यान रखना सबसे पहले मैं आऊँगा, और जब मैं आऊँगा ना तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डर इतना था ना कि हमने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा कि यार ऐसा कुछ कर दो कि वही कि कोई मैडम पसंद आ रही है तो थोड़ा सा मस्ती कर ली उनके साथ में, या कोई लड़की के साथ कुछ कमेंट पास कर दिया। वो तो मतलब दूर दूर तक ख्यालों में नहीं था। क्योंकि ये सब पहली बात तो गलत लगता था। मेरी खुद की बहन है, बहुत पहले ये समझ आ गई थी कि अगर आपकी बहन को कोई कुछ बोले तो कितना बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो आप किसी के ऊपर कमेंट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इनवाइट ही कर रहे हो कि कल को आपके साथ भी ये ज़रूर होगा। तो वो समझ थी, तो कभी वो वाली हरकतें नहीं करी। बहुत ही सिंपल लाइफ, मिडिल क्लास लाइफ थी। जीते थे, खाते थे, पीते थे, लिमिटेड दोस्त थे, उसमें मस्ती करते थे। छोटा सा शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे। तो फन निकला है बचपन। ऐसा कोई क्रेजी भी कुछ नहीं किया है और कुछ खराब भी नहीं हुआ है। कभी पीटा है पापा ने आपको? अरे बहुत मारा है पापा ने। याद है किस लास्ट टाइम किस लिए मार पड़ी थी? मुझे याद है मैं स्कूल में था और छोटे शहरों में लाइट चली जाती है अधिकतर, और तो रात को लाइट चली गई और मैं देखने के लिए चौराहे पे गया क्योंकि वो ट्रांसफार्मर कई बार जल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मैं चला गया था और मैं घर पे ये कहना भूल गया कि मैं आता हूँ ज़रा, या मैंने शायद मम्मी को कहा था कि मम्मी मैं आता हूँ, पर ये नहीं बताया कहाँ जा रहा हूँ, राइट। और पापा घर में सो रहे थे, तो आई थॉट कि सो ही रहे हैं, मतलब मैं जाके आ जाऊँगा थोड़ी देर में। मैं चला गया और पापा उठे और उन्होंने पूछा गोलू कहाँ है, मेरा घर का निकनेम गोलू है। तो मम्मी ने बोला यहीं कहीं गया। बोले यहीं कहीं से क्या मतलब है, रात को 11-12 बजे कहाँ गया है? और मैं बात कर रहा हूँ 2005-4 की, तब रात को 11 बजे वॉज अ बिग थिंग स्मॉल टाउन में। तो मम्मी ने बोला नहीं पता, पापा मुझे ढूंढने चले गए, राइट। मैं नहीं मिला क्योंकि वो इस साइड में गए और मैं ट्रांसफार्मर के पास में खड़ा था। मैं वापस आ रहा हूँ तो पापा ऐसे ही चेयर पे ऐसे बैठे हुए, और मेरा ना अचानक कदम स्लो हो गया। आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन आई एम लाइक ओह शिट, गुस्से में है, और वो बैठे हैं और मैं पास में पहुंचा हूँ और उन्होंने पूछा कहाँ गए थे। मैंने कहा पापा मैं यहीं पर, एंड ही गॉट अप एंड स्टार्टेड वैकिंग मी। बहुत बहुत बजाया उस दिन, मुझे बहुत मारा। वो वही लास्ट टाइम पापा ने मुझ पे हाथ उठाया था। उसके अगले दिन आई ऑल्सो रिमेंबर इज अ फादर ऑफ कोर्स। सुबह मैं तो डर के मारे बिस्तर में सोया हूँ, उठ ही नहीं रहा हूँ जानबूझ के कि उठूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ही केम, ही पिक्ड मी अप, गोद में लिया, सो स्वीट। आई स्टार्टेड क्राइंग, ही वॉज ऑल्सो इन टीयर्स क्योंकि बहुत मार दिया था उन्होंने। बट हाँ, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार कितने स्ट्रिक्ट फादर हैं या कितना मारते हैं, वैसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी भी बिना गलती के नहीं हाथ उठाते थे। ये उनकी एक क्वालिटी है कि अगर आप गलत नहीं होते तो कोई बात ही नहीं, वो है। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि इतने स्ट्रिक्ट फादर हैं। फादर के साथ ना हर एक इंसान का एक अलग अलग रिश्ता होता है। कोई फादर से डरता है, कोई उन्हें ना सारी चीज़ें बताता है कि पापा आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे कुछ दोस्तों ने ऐसी सी बातें की, हमने यहाँ हम गए थे,
क्या आपके फादर के साथ आपका ऐसा रिलेशन है कि आप सारी चीज़ें उन्हें बता सकते हो कि यार पापा ऐसा था, पापा ऐसा हुआ, या आप जैसे जनरली यूपी में होता है कि पापा से ना लोग ऐसा हटके ही रहते हैं, यस उनके सामने आना नहीं चाहते, यस दे लव हिम, हाँ ऑफ कोर्स दे लव हिम, क्योंकि उनके बच्चे हैं, लेकिन वो उनके सामने आना नहीं चाहते कि पापा पकड़ ना लेगी, चल बता क्या पढ़ाई किया आज, ये टीचर ने क्या पढ़ाया स्कूल में, क्या ऐसा रिलेशन कुछ? स्कूल टाइम तक ऐसा ही था हाँ कि पापा ने अगर बिठा लिया कि जरा बेटा बताना, तो आती हुई चीज भी नहीं आती थी। हाँ मतलब वो बोल देंगे 2 दूनी 4, तो आप पता नहीं क्यों नहीं जवाब दोगे आप डर होता है कुछ। बट लेटर इन लाइफ आई रियलाइज कि माई फादर स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट द हाउस होल्ड थिंग्स, या फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी चीज़ें फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के। एंड दैट मेड मी ओपन अप एंड कंफर्टेबल कि मैं मेरे फादर से फिर बात करने लगा। आज बिल्कुल वो रिलेशन है कि मैं उनसे कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ, मैं उनसे कुछ भी कह सकता हूँ, एंड वो उसी तरह से सुनते हैं। पहले वाले नहीं है कि और होता है यार, जब आप स्कूल में होते हो तो एक स्ट्रिक्ट फादर की ज़रूरत होती है। हाँ हाँ जरूरी है क्योंकि वो। बहुत चांसेस होते हैं कि आप कुछ गलत कर लेंगे या कुछ बिखर जाएंगे, हाँ तो वो स्ट्रिक्ट फादर चाहिए होता है। एंड एज यू ग्रो इन लाइफ एंड यू बिकम मेच्योर, और तो फिर वो फादर चाहिए होता है जिससे आप शेयर कर सके, क्योंकि मुझे पता है कि अब लाइफ के बारे में बात होगी, अब लाइफ की चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, राइट। तो आज मेरे फादर के साथ मेरा वही रिलेशन है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। मैं उनसे कोई भी बात कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ किया जो मुझे सही नहीं लग रहा, मैं उन्हें ये भी कह सकता हूँ कि पापा यार ये गलत लग रहा है मुझे, वो राइट्स उन्होंने दिए हैं। ही इज़ अ डिफरेंट मैन नाउ, ही इज़ और वो शायद वही होता है कि एज के साथ ही होता है, दैट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, नाउ आई हैव टू ट्रीट देम डिफरेंटली। नॉट दैट कि कुछ बदतमीजी होगी, बट वो एक मेच्योरिटी होती है कि अब इनको लाइफ के बारे में बात करनी है, अब इन्हें लाइफ के बारे में सिखाना है। तो वो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन। मुझे लगता है आपके फादर को, जैसा आप बता रहे हैं, उनको बखूबी आता था कि हाउ टू रेज अ चाइल्ड। बचपन से एक एक स्टेप बाय स्टेप, कभी स्ट्रिक्ट भी थे जैसे कि आपने हाँ। बताया, कि कभी धीरे धीरे आपके साथ ओपन अप भी हुए। यस। मूविंग ऑन, बलिया के बारे में थोड़ा बताइए, जो लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ। हम्म, अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे घर में सभी लोग यूपी में ही पैदा हुए हैं। अच्छा। मैं इकलौता हूँ जो इंदौर में पैदा हुआ था। बाकी सब लोग वहीं पैदा हुए, वहीं रहे हैं। तो हर साल गर्मियों की छुट्टी में हम लोग 3 महीने के लिए गांव चले जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी वहीं रहते थे और हमारा घर, हमारे बगीचे, हमारे खेत वहीं पर हैं। एंड पापा ऑलवेज वांटेड अस टू बी कनेक्टेड टू द रूट्स एज वेल। और ऑफ कोर्स उन्हें तो उनके घर से प्यार होगा ही ना, क्योंकि उनका तो पूरा बचपन निकला है और उनके माँ बाप हैं वो, राइट। तो हम लोग हर साल जाते थे और 3-4 महीने वहीं रहते थे। उस टाइम पे हमारा काम बस ये होता था कि आप गाँव आए हैं तो गाँव की लाइफ जिए। हम लोग रोज़ बगीचे में जाते थे, हमारे आम के बगीचे थे, उसको प्रोटेक्ट करो। खेत में देखो कि कोई ऐसा ट्रक लेके ना घुस जाए या कोई जानवर फसल ना खा जाए। ईंटें उठाते थे हम, क्योंकि मकान अगर बन रहा है तो उसकी ईंटें उठाना है। भूसा, अगर आपको पता है, गाय को जो चारा खिलाया जाता है उसे भूसा कहते हैं, तो भूसा ढोते थे हम लोग, उठा उठा के लाते थे। अरे हमने हर चीज़ करी है, हर चीज़ करी है। मतलब वो गिलौल करके एक चीज़ आती है, इतने छोटे छोटे से फल होते हैं, जंगली फल होता है, उसमें से लकड़ी घुसा के ना उसका कार बना देते थे हम लोग। और वो लोकल खिलौने होते थे उस टाइम पे, कि वही चला रहे हैं, टायर को ऐसे मार के चला। वो तो यार बचपन की यादें हैं, सबने किया हुआ है। हमने सब कुछ किया है। गांव के पास में गंगा नदी है, अच्छा, तो वहां तक वॉक करके जाओ गंगा में नहाने के लिए। पूजा पाठ, ट्रेडिशन, छठ, अभी छठ पूजा हो के गई, तो छठ कितनी बड़ी है हमारी। छठ मनाते हो आप लोग? अरे ऑफ कोर्स, आई मीन यूपी के हैं तो छठ तो बहुत बड़ी चीज है। यूपी में बहुत सारी जगह पे नहीं मनाया जाता है छठ, लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत लोग मानते हैं यूपी बिहार के लोगों के लिए, और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत मान्यता है उसकी। तो बलिया तो मतलब मेरे आज भी सारे खानदान वाले वहीं पर है। और मुझे जब ये मालूम पड़ा था कि जब मैं DID में सिलेक्ट हो गया था, तो मेरे जितने भी कजन ब्रदर्स, चाचा, फूफा, मामा हैं, उन लोगों ने मेरे पोस्टर्स गांव के चौराहे पे लगवाए थे, और हर गाड़ी वाले को रोक रोक के, हर इंसान को रोक के कहते थे ये हमारा भतीजा, इसके लिए वोट करेंगे, इसके लिए वोट करेंगे। तो माहौल ही अलग हो गया था पूरा। आज भी हम लोग जाते हैं, मैं बहुत सालों के बाद गया था, और सब लोग इतना खुश थे मुझे देख करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सारी मेमोरीज आपके दिमाग में रन करने लगती हैं। मुझे यूपी का खाना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है लिट्टी चोखा। मैं जब यूपी जाता हूँ मुझे लिट्टी चोखा खाना ही खाना है। बलिया स्टेशन के बाहर एक ठेला गाड़ी है, वो ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा बेचते हैं और वो खिलाते हैं, और हम लोग हर बार पहले गाड़ी से उतर के वहाँ खाते हैं, फिर ही घर जाते हैं। तो यार बहुत अच्छी मेमोरीज है यूपी की, और मुझे अच्छा लगता है
लोगों को ये बताना भी कि हाँ मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि एक प्राइड फीलिंग है Absolutely. यूपी के लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। बीच में ऐसा है ना, मॉडर्न टाइम आ गया था जब ऐसा बताने में लोगों को थोड़ा अजीब लगता था कि मैं यूपी से, क्योंकि वो भैया है, हाँ, यू नो दैट काइंड ऑफ, हाँ, वो किसी किसी की मेंटालिटी होती है। हाँ. बट आई थिंक नाउ टाइम हैज चेंज एंड अगेन मेरी पूरी चाइल्डहुड मेमोरी, इफ आई से, अंटिल 12th स्टैंडर्ड, फ्रॉम KG1 आई हैव नर्सरी क्लास, हम लोग हर बार गांव में रहे हैं, तो मैं हर साल 3-3, 4-4 महीने के लिए गांव जाता था। हाउ स्वीट यार, कितना अच्छा लगता है अपनी रूट से जुड़े रहना। ऑफ कोर्स यार। लिट्टी चोखा के अलावा क्या क्या पसंद है आपको? हमारे यहाँ ना सर्दियों में गुड़ की जलेबी बनती है। गुड़ की जलेबी, हाँ, बहुत पसंद है मुझे। आई एम नॉट अ स्वीट टूथ, लेकिन वो ना मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मुझे आप चीनी की चाशनी वाली जलेबी देंगे तो नहीं पसंद है मुझे। चीनी की चाशनी वाली थोड़ा ओवर लगता है। हाँ, लेकिन वो गुड़ वाली जो जलेबी तो जो सिर्फ ठंड के मौसम में बनती है, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आई डोंट नो, आपको पता है कि नहीं, उसको चटहिया जलेबी बोलते हैं। हाँ, है ना? हाँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है। guys. और साथ में वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पानी पूरी मिलती है, वहाँ पे उसको फुचका बोलते हैं। हाँ, फुचका। मुझे वो बहुत पसंद था, क्योंकि ना बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते थे, लेकिन वो बेसिक की वजह से पता नहीं टेस्ट कुछ अलग ही आता था। और प्लस समोसे बनते हैं इतने इतने से, यहाँ तो बड़े बड़े समोसे बनते हैं, वहाँ पे मुझे याद है तब ना 1 रुपए के 2 या 3 समोसे आते थे, और आज भी 2 या 3 रुपए का समोसा 4 रुपए का आता है ना। और उसके साथ में आम की चटनी आती, कच्चे आम की। हाँ, कच्चा आम, चिली और धनिया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे मेरे भी। वो इतना टेस्टी लगता है ना, Big मुझे foodie. बहुत पसंद है मुझे ये सब खाना। ओके, खाना बना लेते हो? खाना खाना तो सबको पसंद होता है, बनाना बहुत कम लोगों को आता है। मम्मी लोग को आता है, यू नो, जनरली बहन लोगों को आता है, लेकिन लड़कों को थोड़ा कम आता है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे बहुत प्राउड है इस बात पे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। ओके, और मैं हर टाइप का खाना बना सकता हूँ, वेज, नॉन वेज, इंडियन, व्हाटएवर कुजीन यू से, मैं बना सकता हूँ। और ये शायद मेरी मॉम से ही आया है मुझे, क्योंकि मैं उनको किचन में देखता था, वो कुछ कुछ बनाती थी और मैं बस देखता रहता था। फिर कॉलेज के लिए और पढ़ाई के लिए घर से दूर चले गए, तो आप अकेले रह रहे हो और उतनी लग्जरी तो है नहीं कि कुक लगा सकते हो, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। Absolutely. तो बनाते बनाते आ गया, और पता नहीं मुझे बड़ा मज़ा आता है खाना खिलाने में। सो अगर मेरे क्लोज लोग हैं या मेरे बहुत ही फैमिली मेम्बर्स हैं, या मेरे बहुत लिमिटेड क्लोज लोग हैं बॉम्बे में भी, अगर वो लोग हैं और उन्हें कुछ खाने का मन है, तो मैं पूरे शौक से बनाता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो खाने के बाद उनके चेहरे पे वो मुस्कान आए ना, और वो कहें कि क्या बना है यार, मुझे अलग फीलिंग आती है उससे। कुछ वो एक अलग सा एक डोपामिन रिलीज करता है। हाँ, खुशी का ये होता है ना। मूविंग ऑन, आपकी एक्टर से पहले आप एक डांसर थे। यस, करेक्ट। तो मैं एक्टिंग की जर्नी पे आऊँगा, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना डांसिंग की जर्नी के बारे में बताएं। कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहला डांस कहाँ किया था, कैसे खुद को कंफर्टेबल किया डांस में? डांस की शुरुआत हुई है एक्चुअली झाबुआ से, जो मैंने स्कूलिंग जहाँ से करी है। और वो शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि एज आई सेड, आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट विथ लाइक, मैं एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, और आप फर्स्ट बेंचर भी नहीं थे, राइट। तो ऐसा होता था कि आप जब बीच वाले होते हैं ना, या तो लास्ट वाले हैं तो आप एकदम हुड़दंग वाले हैं, आगे वाले हैं तो एकदम स्टूडेंट हैं और टीचर्स के फेवरेट हैं और क्लासमेट्स के फेवरेट हैं। जो बीच वाले हैं ना, उनका कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता, राइट। वो लोग इग्नोर किया जाता है। तो मैं ऐसा था यार कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भी दोस्त बने, मुझे भी 4 लोग जाने। तो मेरा एक दोस्त था, वो डांस करता था, और उसके सब दोस्त बनते थे। तो डांस तो आता नहीं था, पर उसी टाइम पे आई रिमेम्बर कहो ना प्यारे रिलीज हुई एंड ऋतिक रोशन वो लॉन्च्ड, और मैं ऋतिक को देख के ना स्टन्ड रह गया। मैं स्टन्ड रह गया ऋतिक को देख के। मैंने कहा यार क्या है ये आदमी, ये तो ऐसा तो मैंने एक्टर ही नहीं देखा, इतना गुड लुकिंग, व्हाट अ डांसर, व्हाट डैशिंग पर्सनालिटी, व्हाट एन एक्टिंग। मैं ऋतिक को कॉपी करने लगा, हेड टू टो मैं कॉपी करने लगा कि वो जैसे कपड़े पहनते थे, जैसे स्टाइल करते थे, जिस तरह से बात करते थे, मैं हर चीज़ वैसी करता था। मतलब मेरे पास साइकिल थी, तो इफ है ना, वो उनका बाइक का सीन है कहो ना प्यारे में, जब वो अमीषा पटेल के सामने आते हैं विद हिज रेसिंग बाइक, ही इज वेयरिंग दोस स्पेक्स एंड ही इज जस्ट with the jawline, he's doing that and he looks at Amisha and he just does this kind of a thing. मैं वो कॉपी करता था। Okay. तो मैंने वैसा ही फ्रेम खरीदा
मैं साइकिल पे था, लेकिन मैं राइड ऐसे करता था जैसे I'm राइडिंग हायाबूसा और बड़े वो, ओके। और मैं किसी से मिलता भी था तो वो सब है Hey, wow. ओ हाँ, वो उनका बहुत फेमस था। मैं वो भी करता था, अपने आप को कांच में देखता तैयार करता था, यू नो। तो मैं इतना ज्यादा ऋतिक एडिक्ट था। तो फिर उनका जो गाना आया एक पल का जीना, दैट वाज द फर्स्ट डांस ऑफ माय लाइफ, और मैंने घोट के पी लिया था उनको। मैं डिट्टो हर स्टेप को वैसे ही करता था। और मैंने ऐसे ही एक दिन ना हमारे छोटे शहरों में गणेश चतुर्थी पे फेस्टिवल्स, मतलब वो होता है कि एक दिन डांस है, एक दिन कुछ है कुछ है। हाँ, कुछ एक्टिविटीज वगैरह होते हैं। हाँ, तो मैंने गणेश फेस्टिवल में ऐसा डांस किया और मैं जीत गया। तो ओके। अचानक से सबका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया कि अरे क्या डांस करता है यार तू, वाओ ये, और सब मेरे दोस्त बन गए। एंड एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग मी ऋतिक इन माय स्मॉल टाउन। तो मैं जहां जाता था, अरे ऋतिक आ गया, ऋतिक आ गया। तो मुझे बड़ा मजा आने लगा यार कि अरे आइडेंटिटी हो रही है, मतलब लोग सडनली पहचान रहे हैं। तो मैं ना फिर वो करने लग गया शौक से। फिर लोग मुझे बुलाने लग गए कि अरे यार हमारे यहाँ है ऋतिक, आना यार प्लीज, तू डांस करेगा क्या। और वो करते करते मैं शहर में फेमस हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा यार कि वाह अटेंशन मिल रहा है और लड़कियां भी ध्यान दे रही हैं और सब, यू नो। आपको कब पता चला कि आप एक अच्छे डांसर हो? मुझे कभी नहीं पता था। मैं तो बस डांस कर रहा था। दिस इज मूविंग ऑन। हाँ, बिकॉज मोटिव क्या था कि यार चार लोग, मैं कुछ तो करूं जिससे मुझे दोस्त बने, हाँ, जिससे मुझे लोग लोग जाने, पहचाने, हाँ, है ना। हाँ। तो मैं डांस कर रहा हूँ। जब आप जीतने लगे तो आपको लगता है कि अच्छा अच्छा कर रहा हूँ क्या। तब भी अकल नहीं है कि अच्छा डांस और बुरा डांस क्या होता है। हाँ। आप तो बस डांस कर रहे हैं, Correct. यू आर लिविंग इन द मोमेंट। करेक्ट। डांस की प्रोफेशनल जर्नी तो तब मालूम पड़ी जब मुझे आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरे घर वालों ने सडनली डिसाइड किया फॉर हायर स्टडीज दे वांट टू सेंड मी टू इंदौर। और मेरे लिए वो लाइफ शिफ्ट था। आप पहली कक्षा से लेकर के फर्स्ट ईयर तक एक शहर में है, एक जगह पे पढ़ रहे हैं जहां आपका सारा बचपन के दोस्त, सारी मेमोरीज है, और सडनली आपका शहर ही चेंज कर दिया। वो शहर जहाँ पे कोई नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, एवरीबॉडी इज न्यू, सब नए हैं, शहर नया है, लोग नए हैं, कॉलेज नया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यू फील सो लोनली, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, किससे बात करना है। उस टाइम पे ना तो मोबाइल का ज़माना था, उस टाइम पे ना आपका इंस्टाग्राम ट्विटर, कुछ नहीं। आप किससे क्या बात करोगे। और टेलीफोन उस टाइम पे महंगा होता था, एसटीडी में जाकर के आपको कॉइन डालने पड़ते थे, 1 मिनट चलता था वो कॉइन, और आपको 2 रुपए डालने है ना, और पैसे उतने तो होते ही नहीं थे, तो आप अकेले पड़ जाते हो। तब क्या हुआ कि मैं एक दिन एक सड़क पे वॉक कर रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे गुरु, हाँ, मनोज दुबे करके एक हैं डांसर इंदौर में, इज अ क्लासिकल डांसर, एंड आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट थिंकिंग समथिंग, सडनली अ स्कूटी कम्स अप एंड ही इज लाइक कि हाय, एंड ही इज वेयरिंग अ हेलमेट, एंड आई एम लाइक हेलो, सडनली ऑन द स्ट्रीट, एंड लाइक तुम डांसर हो। तो मैं ऐसा स्टंट रह गया कि यार इस अनजान शहर में हाउ डिड यू नो मी, किसको पता है। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ, चलो बैठो। तो मैं डर गया, क्योंकि आपको पता नहीं ना यार, क्राइम है कि क्या आदमी है, कहाँ ले जाएगा, क्या कर देगा आपके साथ। तो मैंने कहा कहाँ चलो, बोले नहीं नहीं चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं पता नहीं क्यों बैठ गया, और ना वो लेके गए, और वहाँ पे इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह एक वो है, ऑडिटोरियम है, जो काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, अभी भी है। वहाँ गए, उन्होंने स्कूटी अपनी रखी, उन्होंने अपना ये हेलमेट निकाला और एक मास्क पहन रखा था, उसको खोला, एंड ही इज़ अ वेरी क्यूट शॉर्ट हाइटेड पर्सन, वेरी गोलू मोलू, एंड आई एम लाइक कहाँ लेके आ गए भाई, क्या चल रहा है। पर मैंने देखा कि उस ऊपर लिखा हुआ था स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन। मैंने कहा कुछ तो डांस का हो रहा है। He started walking, suddenly I see everyone coming and touching his feet, कह रहे सर। तो मैंने कहा यार ये कोई शायद है आदमी। वो मुझे अंदर लेके गया, उन्होंने सबसे मिलवाया, इससे मिलो, ये कुंवर है, ये कुंवर है, कुंवर अमर ऐसे करके। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ प्रोफेशनल डांसिंग। क्लासिकल डांस हो रहा है, माइकल जैक्सन कर रहा है, कोई सालसा कर रहा है, कोई बॉलीवुड कर रहा है, कोई ब्रेक डांसिंग कर रहा है, और मुझे ऐसा था कि ये सब क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऋतिक रोशन जानता था, मुझे सिर्फ ऋतिक रोशन का डांस आता था। मैं मतलब ये भी नहीं कह सकता था कि मैं बॉलीवुड करता था, मैं ऋतिक रोशन का डांस करता था, वो जो भी करते थे। देन आई सॉ एवरीथिंग एंड आई एम लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग। और तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ कि मुझे लगा कि यार ये सब तो सच क्रेजी, यार ये जानना है मुझे। तो मेरे अंदर ना बचपन से ही क्यूरियोसिटी बहुत है, मुझे जानना होता है, मुझे ना पहचानना होता है, मुझे सीखना होता है वो आज तक है कि मैंने अगर कुछ ऐसा देख लिया ना जो मुझे नहीं पता, तो मुझे जानना है कि ये क्या है, आपने जो बताया इसके बारे में प्लीज़ बताओ ना, क्या होता है ये। वो कुछ भी हो सकता है, मुझे जानना होता है। तो मैं ना वहाँ से फिर मेरी डांसिंग जर्नी शुरू हुई, जब मैं देखने लगा, कंपटीशन में जाने लगा, और उन्होंने मुझे
अपने साथ रखा एज असिस्टेंट कि तुम मेरे साथ रहो, मैं क्लासिकल करता हूँ, तुम वेस्टर्न करते हो, तो तुम वेस्टर्न सिखाओ मेरे साथ में। तब तो मुझे आता नहीं था, पर देन धीरे धीरे क्लासेस करते करते सिखाते सिखाते ना मुझे समझ में आने लगी, मुझे बीट्स पकड़ना समझ में आने लगा, मुझे लिरिक्स क्या होते हैं उस पर सब कुछ समझ में आने लगा कि अच्छा डांस में और कितनी चीज़ें होती हैं, कितना वेरिएशन होता है, ग्रुप डांस कैसे सिखाते हैं, डुएट कैसे सिखाते हैं, सोलो में क्या ध्यान रखना पड़ता है, यू नो एवरीथिंग, क्लासिकल में क्या चीज़ें होती है, वेस्टर्न कैसा होता है, माइकल जैक्सन क्यों फेमस है। तो सब कुछ मैं समझने लगा और फिर चीज़ें सीखने लगा। और उसी में बहुत सारे डांसर से बात होती ना, तो यू शेयर नॉलेज, यू शेयर इन्फॉर्मेशन, और ऐसे करते 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 मेरे अंदर मेरी लाइफ में डांस आया। और तब ऐसा आया ना, क्योंकि वो 2 साल 3 साल जब मैं कॉलेज कर रहा था, मुझे कॉलेज में तो इंटरेस्ट था नहीं। एज आई सेड, मुझे अचानक दूसरे शहर में डाल दिया तो ना कोई जान पहचान ना कुछ, तो कॉलेज जाने का कोई मन ही नहीं करता था। कॉलेज में भी मैंने फिर डांस किया, क्योंकि कॉलेज बड़े शहरों में इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, तो देन आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई कॉलेज। तो फिर वहाँ से और लाइमलाइट आई और रिकग्निशन मिली कि अच्छा ये कॉलेज को परफॉर्म कर रहा है, ये इसको प्रेजेंट करता है। आई स्टार्टेड विनिंग द कॉम्पिटिशन। देयर वाज अ टाइम आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ दिस थिंग्स कि मैं डांस सिखाने लग गया कॉलेजेस में जाकर के, महिला संगीत, पर्सनल क्लासेस, यू नो हर जगह मैं सिखा रहा हूँ। That was your first earning. फर्स्ट earning. 2005, 6, 7 तो मैं सिखाने लग गया। और टचवुड करते करते ऐसा हुआ कि नाम होने लगा एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द वर्क, क्योंकि मैं बहुत सीरियस था अपने काम को लेकर के। अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे खाने की भी नहीं पड़ी। मैं 12 घंटे खाना नहीं खाऊं, 24 घंटे नहीं खाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं काम कर रहा हूं तो। और वो करते करते मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट जीतने लगे, मेरे ही सिखाए हुए हर चीज़ मेरी ही चल रही थी। तो इन 3 और 4 इयर्स ऐसा हो गया था कि द इंटायर सिटी नोज माई नेम, कि यार अगर डांस कोरियोग्राफी अच्छे लेवल करवानी तो इसको बुला। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे 2005-6 में? व्हाट, आई वाज इन कॉलेज 1920। हाँ, मतलब वही टाइम था। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि सब लोग जानने लगे और मुझे डांस करने में मज़ा आता था। मैंने फिर प्रोफेशनल ग्रुप भी ज्वाइन किया क्योंकि मुझे ना प्रोफेशनल डांसिंग भी करनी थी। तो जो स्टार्स आते थे जैसे छोटे छोटे या बड़े बड़े, तो उनके पीछे बैक डांसर में हम लोग खड़े होते थे। तो मैंने ऐसा बहुत डांस किया, मतलब सनोवर कबीर हो या इवन रणविजय सिन्हा, सबके पीछे मैंने डांस किया है। तो मैं वो भी किया है मैंने। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, पर एक 1 पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और तब ना डांसर्स के लिए एक ही शो होता था, बुगी वुगी। उस टाइम पे बुगी वुगी वाज द ओनली शो फॉर इंडिया इंडिया। तो फिर ड्रीम ऐसा हो गया था कि बुगी वुगी क्रैक करना है। तो मैंने बुगी वुगी भी किया है एज अ डुएट कॉम्पिटिशन, पर वो ऑफकोर्स जीते नहीं थे और वो उतना फेमस नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद वापस घर से सवाल उठने लगे, क्योंकि उस टाइम पे डांस का करियर तो कुछ होता ही नहीं था ना, और डांस वाज लाइक अ रिबेल थिंग कि आप डांस कर रहे हो मतलब, और कोई सीरियस नहीं लेता था डांस नहीं, कि ऐसा लगता था कि अरे डांस, कॉमेडी, एक्टिंग तो नाचता रहता है, अरे क्या है इसमें, यू नो। और कई बार लोग बोलते थे कि अरे कुछ करने को नहीं है ना लाइफ में, तो नाचते रहते हैं, आवारा है, यू नो। ये सब भी सुनने में आता था। अब बीइंग फ्रॉम अ राजपूत फैमिली, पेरेंट्स को बहुत सुनना पड़ता था यार ये सब। तो उनको बहुत ताने पड़ते थे कि अरे क्या लड़के को क्या लौंडा बनाओगे क्या, हमारे गांव में यूपी में, यू नो, लौंडा डांसर्स बुलाए जाते हैं शादी में, लौंडा बनाओगे क्या, नचैया बनाओगे, ये राजपूत के नाम खराब करवाओगे तुम्हारा, और यही इज्जत रह गई है क्या। तो बेचारे बहुत सुनते थे, पर मुझे बोलते नहीं थे कुछ। लेकिन मेरी मॉम को हमेशा पता था कि ये बहुत सीरियस है अपने काम को लेकर के, मेरी दीदी को भी पता था, तो वो प्रोटेक्ट करते थे मुझे पापा के सामने। बट आफ्टर अ पॉइंट, ऑफकोर्स बीइंग अ फादर यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मैंने फिर एक स्कूल में जॉब करी एज अ डांस टीचर। NDPS स्कूल है इंदौर में, मैं वहाँ पे डांस टीचर बना, मैं डांस सिखाता था। वो मैं जॉब, काफी फेमस स्कूल है, बहुत बड़ा फेमस स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है। और उन्होंने मौका दिया मुझे। वेस्टर्न डांस टीचर होते नहीं है स्कूल में, क्लासिकल डांस टीचर ही होते हैं। वो पहला स्कूल था जिसने मुझे एज अ टीचर अपॉइंट किया। वो जॉब मैं सिर्फ इसलिए करता था ताकि पापा को ये लगे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ताकि मैं डांस ना छोड़ूं। तो ये मेरा रीज़न था। और मैं बाकी जगहों से सिखाता ही था, एक डांस क्लास भी खोल ली थी, और बाकी सब जगह सिखा के मैं मेरा खर्चा निकालता था, और मैं घर में भी कुछ अमाउंट देता था। तो ये सेटिस्फैक्शन था उन्हें कि चलो कमा रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, हाँ, खुद का कुछ कर रहा है ना, और घर में भी दे रहा है। पर दिमाग में ये चलता था कि कुछ करना है, कुछ करना है। फिर DID आया, डांस इंडिया डांस सीजन 1। तो मैंने कहा ये क्रैक करना है बॉस। और मैं गया, मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं क्रैक कर पाया, मैं टॉप 100 भी नहीं पहुंचा। और मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि
मैं अपने आप को सेल्फ जज बहुत करता हूँ, मुझे ना देखना होता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, और मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ अपने काम को लेकर के। तो मैंने इतना मुझे पता था कि यार मेरी तैयारी इतनी तो है कि मैं सिलेक्ट होना चाहिए था, मैं नहीं हो पाया, पर मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट इसलिए नहीं हुआ हूँ क्योंकि जजेस भी थक गए थे, सिलेक्शन प्रोसेस भी खत्म हो चुका था। मतलब मैं सुबह 6 बजे लाइन में लगा था और मेरा नंबर अगले दिन सुबह 4 बजे आया था। आप एग्जॉस्ट हो जाते हो और जजेस भी एग्जॉस्ट हो गए, सब लोग थक चुके हैं। तो मैंने डांस किया और मुझे समझ में आ गया था उस इंटरेक्शन से कि इट्स जस्ट टाइमिंग इज रॉन्ग। तो मेरा एक टशन था लाइफ में कि यार मुझे मेरी तैयारी पे भरोसा है, मैं नेक्स्ट ईयर फिर आऊँगा, मैं यही डांस करूँगा और मैं इसी गाने पे सिलेक्ट होकर बताऊँगा। और मैंने वही किया, जेन्युइनली मैंने वही गाना तैयार किया, मेरा ऑलमोस्ट कोरियोग्राफी सेम था और वो हुआ। वो गाना कौन सा था? तेरे लग तेरे लई इश्क निभावा, शाहिद कपूर का गाना था। वो मुझे बहुत पसंद था। और हुआ ये कि जब मैंने परफॉर्म किया ना, तो शो के मेकर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे देख के बोला यार तुम तो लास्ट ईयर आए थे, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने बोला सर आप बोल रहे हो? सक्सेस होने के बाद सारे ऐसे बोलेंगे। नहीं, वो तो पहला ही राउंड था, पर उन्होंने पहचान लिया। तो मैंने बोला सर आप ही लोगों ने तो निकाला था। बोले नहीं यार तुम तो हमारे उसमें थे कि इसको लेके जाना है। पर आई सेड मे बी सर टाइमिंग खराब होगा। बट वहाँ से फिर मैं DID पहुँचा और DID के बाद जर्नी कंप्लीटली चेंज हुई, क्योंकि तब वो होता है ना कि हाँ आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि आप जो कर रहे थे वो टाइम पास नहीं था, आप अपनी लाइफ के साथ मजाक नहीं कर रहे थे, आप सीरियस थे उस आर्ट को लेकर के। और DID के बाद तो मैंने कहीं पीछे देखा ही नहीं। और जब मैं इंदौर से निकला तब कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी काम करूँगा बॉम्बे में, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुल बैक करने की कोशिश करी थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ट्रैप करने की कोशिश फैमिली के लोग थे? नहीं, बाहर के लोग थे, मेरे अपने लोग थे जिनसे मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। पर वो जेलिसी फैक्टर होता है ना, कि यार ये आगे निकल गया, ये ये हमसे आगे जा रहा है। हाँ, वो लोगों ने करने की कोशिश करी। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि यार मैंने सबका लाइफ में भला किया है, मैंने सबको काम दिया है, मैंने सबको पैसे की हेल्प करी है, मैं जिससे जो कर सकता हूँ मैंने हमेशा वो किया है, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बहुत हर्ट हुआ था। तो मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए ना तो वापस नहीं आएगा। सो दैट वाज द थिंग कि वो मैं लेके ही ये गया था कि ये चॉइस है ही नहीं कि करो या तो फिर नो प्रॉब्लम वापस आ जाना, करना ही है, दैट इज द ओनली चॉइस। मिलते हैं अभी आपसे वो लोग जो लोगों ने ऐसा किया? जो लोगों ने ऐसा मैंने कट ऑफ कर दिया उन लोगों से। कभी बात करने की कोशिश नहीं की उन्होंने? करी, लेकिन आई वाज वेरी श्योर कि मुझे नहीं जाना इस जगह पे, क्योंकि जो लोग आपके साथ एक बार गलत करते हैं फॉर नो रीज़न, वो हमेशा करेंगे, क्योंकि गलत करने के पीछे कोई रीज़न तो था ही नहीं ना, वो उनका सेल्फिश मोटिव था, जेलसी थी, राइट, इनसिक्योरिटी थी। तो उनके साथ जुड़ के भी क्या फ़ायदा है? क्या करूँ मैं उनसे बात करके, और क्या बात करूँ, क्या बात करूँ? वो फिर गुस्सा आता है कभी कभी, फालतू में कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। मैं क्यों ही अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ उनके ऊपर? हाँ, क्या करूँ, उनको टाइम भी क्यों दूँ? करेक्ट। लेकिन कमाल के डांसर होने के साथ साथ कमाल के एक्टर भी हैं आप। तो ये एक्टिंग वाला, जैसे आपने कहा कि एक वो था मेरे अंदर, एक जिद थी कि मेरे को डांसर बनना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। तो वो डांसिंग से एक्टिंग पर कैसे शिफ्ट हुआ? D3 मेरा पहला शो, उसकी वजह से मैं एक्टिंग में आया। बेसिकली मैं और धर्मेश सर, हम लोग बहुत क्लोज हैं, मतलब भाई ही समझ लीजिए। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी एक साथ जी है, हम लोग एक साथ एक कंपटीशन में आए DID में, उसके बाद हम लोग 3 साल तक एक ही घर में रहे हैं एक साथ एज रूममेट्स। तो हमने बहुत कुछ शेयर किया और आज तक हम लोग ऐसे ही हैं। मुझे उसकी लाइफ के बहुत राज पता है, उसे मेरी लाइफ के बहुत राज पता है। हम लोग वो वाले लोग हैं कि एक दूसरे के सामने नंगे होने वाली बात है ना, वो हैं हम। तो मैं और वो गए थे D3 के शो के कोरियोग्राफर की मीटिंग के लिए। वी वेंट देयर एज अ कोरियोग्राफर मीटिंग, और पलकी बैठी हुई थी वहाँ पर, पलकी मल्होत्रा, द क्रिएटर ऑफ द शो। उन्होंने मुझे देख के अचानक से ऐसे मीटिंग में कह दिया कि डूड आर यू इंटरेस्टेड इनटू एक्टिंग? तो मेरा जवाब सिंपली ना ही आने वाला था। तो मैं ना कहने वाला था, इसके पहले ना मुझे धर्मेश ने पीछे से लात मारी टेबल के नीचे से। ना मत बोलना। हाँ, वो दोस्त नहीं करते, लात मारी। तो मेरा ऐसा, हाँ ओके, हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है ना ये जो लुक है ना आपका, क्योंकि उस टाइम मेरा थोड़ा लुक फंकी था, बड़े बड़े बाल, स्टाइलिश है, DID जस्ट किया था, कुछ अलग कपड़े भी पहनता था मैं। तो उन्होंने बोला यही लुक में आप ऑडिशन देने आओ। आई सेड ओके। तो मैं गया ऑडिशन देने के लिए, ना वाज सो बैड, क्योंकि यार एक्टिंग तो कभी करी नहीं ना। तो लाइंस दे दी कि ये लाइंस है और तुम्हें तुम्हारी लवर सामने खड़ी और तुम्हें बोलना है, तो समझ ही नहीं आता था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो आई वाज हॉरिबल, पर शी वाज सो स्वीट।
उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू ना सिर्फ ऐसे ही फ्लर्ट कर, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तू सोच कि एक लड़की खड़ी है, तू बस फ्लर्ट कर, मेरी तारीफ कर। और वो ऑडिशन ऑटोमेटिकली इतना अच्छा बन गया, उन्होंने वही क्लिप चैनल को भेजी और फिर चैनल ने हाँ करा। और मुझे पता है कि उस टाइम पे ना चैनल बहुत ही रिजिड था मेरे हेयर स्टाइल को लेकर के, कि नहीं यार ये हेयर स्टाइल के साथ कोई हीरो नहीं हो सकता, यू हैव टू कट हिज हेयर। और मैं बहुत ना ऐसा था कि यार मेरे बाल नहीं कटने चाहिए, और पलकी को ये बात पता थी, तो उन्होंने बहुत फाइट करी मेरे लिए। लेकिन फिर उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला कि यार कुंवर बाल तो काटने पड़ेंगे दोस्त, वरना ये देखो चेंज, हाँ वो डांसर्स के बाल बड़े होते ही हैं, हाँ। वरना वो तेरे को रिप्लेस कर देंगे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे बाल कटे। बट वहाँ से एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, और तब भी मेरा कोई फोकस नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि पहला जो हमें ऑफर था वो कुछ ऐसा 150 एपिसोड की एक सीरीज बनानी है, पर वो इतना बड़ा शो बन गया और इतनी बड़ी हिट हो गई वो सीरीज कि वो 950-1000 एपिसोड तक चल गई। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू एक्टिंग, क्योंकि वो इकलौता ऐसा शो था जहाँ पे ना बैरियर नहीं थे कि यही कैरेक्टर है और यही स्टोरी रहेगी, नहीं, इससे कॉलेज लाइफ में क्या होता है, आप प्यार होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, दोस्तों के लिए आप मारपीट करते हैं, ब्रेकअप होता है, धोखे होते हैं, आप जीतते हैं, आप हारते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये था वो शो, और इसीलिए मुझे लगता है पूरा यूथ कनेक्ट कर गया, क्योंकि उनको सबको यही लगता था कि यार यही तो है कॉलेज, यू नो। एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे करते करते ना, आई रिमेंबर आफ्टर फर्स्ट ईयर आई गॉट सीरियस इनटू एक्टिंग, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक तो सब नॉर्मल लाइफ चल रही थी। उसके बाद में हमारे एक्टर्स चेंज हुए, कुछ एक्टर्स ने छोड़ा, कुछ एक्टर्स नए आए, फिर मुझे ऐसा ब्रेकअप वाला एक इमोशन प्ले करना था, फिर मुझे सैड एक उसमें जाना था जोन में, वो लाइफ की जर्नी चलने लगी उस कैरेक्टर की। वो करते करते ना मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया, और फिर मैंने बोला कि यार ये क्राफ्ट इज अमेजिंग। जैसा मुझे डांसिंग के साथ हुआ था, कि जब मैंने कहा ना, मैंने पहली बार जब देखा कि ओ वाह इतने टाइप्स होते हैं डांस के, उसने मुझे खींच लिया। वैसे ही एक्टिंग के साथ हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि कितने इमोशन है यार, कितना कुछ है करने के लिए, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो मैंने तब एक्टिंग को लेकर सीरियस हो गया, और फिर मैं उस पर और काम करने लग गया, और हर बार अपने सीन देख करके अगर मैंने अच्छा किया तो आई यूज टू टेक इट, हाँ ये अच्छा किया, और ख़राब किया तो लगता था नहीं यार यहाँ तो अच्छा कर सकता था, लेट्स डू इट डिफरेंटली। फिर आई स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स। मैंने फिर लोगों से मिलना चालू किया जो एक्टिंग में सीरियस थे, जैसे जो थिएटर करके आए थे, उनसे मैं पूछता था कि यार आप तैयारी कैसे करते हो अपनी, आपके क्या वो है, या एनएसडी में जो लोग जाते हैं उनकी क्या तैयारी होती है। और तब तो एनएसडी भी इतना डिटेल में मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम एक्टिंग से रिलेटेड नहीं थे, पर मेरे सराउंडिंग में जितने लोग थिएटर्स करते थे मैं उनसे पूछता था। फिर मैंने अलग अलग लोगों की वर्कशॉप करना चालू करी बॉम्बे में, अपने ऊपर काम करना और चालू किया, और वो करते 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 मुझे लगता है वो क्राफ्ट अच्छा होते गया, जिसकी वजह से शायद आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे एक्टर हैं यार। तो मैं वो करते करते ना, वहाँ से D3 वाज द स्टार्ट फॉर माय एक्टिंग करियर, एंड आई थिंक D3 वाज द स्टार्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडस्ट्री राइट नाउ, जिनका करियर वहाँ से शुरू हुआ है। वो मेरे लिए एक्टिंग की शुरुआत थी। ओके, बातों बातों में धर्मेश का जिक्र किया आपने, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने भी कहाँ से शुरुआत की, और आज वो कहाँ है। जमीन आसमान का फर्क है उस जर्नी में, वो बहुत बड़े बन चुके हैं। अभी लोग सर बोलते हैं उन्हें, यू नो, काफ़ी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, ABCD 2 और एक आध दो फिल्म और है। उनकी जर्नी के बारे में आप कुछ कहोगे, क्योंकि आप उनको ना एकदम करीब से जानते हो यार। आपने कहा कि रूममेट्स भी रह चुके हो। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है उनकी भी, और हमारी जर्नी बिल्कुल सेम है, इसीलिए शायद हम लोग बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत ही छोटे घरों से आए हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें, बहुत ही ऐसी। मैं जब डांसर था ना, एक बहुत ही छोटी चीज़ बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ पे एक बड़ा होटल खुला था, पहला 5 स्टार होटल था, सायाजी। हाँ। मैं कभी उसके अंदर जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं थी, और बाइक होती थी ना, तो 5 स्टार में बाइक लेके नहीं जा सकते आप, तो आपको लगता था कि आपकी उतनी औकात ही नहीं है यार, आप अंदर जा ही नहीं सकते। उसमें खाना पीना और उसमें बैठना तो बहुत दूर की बात हो गई, आप अंदर ही नहीं घुस सकते। धर्मेश का भी वैसा ही ज़िंदगी रहा है कि उसने ऑफिस में काम किया है, यू नो, ऐसे गरीबी माहौल में रहा है। उसने भी लाइफ का वो फेस देखा है जहाँ पे लग्जरी क्या होती पता ही नहीं होता था, पर जितना था ना उतने में ही खुश रहते थे, और एक डांस एक ऐसी चीज़ थी जो हमको हैप्पीनेस देती थी। तो उनकी जर्नी भी ऐसी रही जहाँ पे वो डांस उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, डांस को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। बाकी ऑफिस में भी काम किया उन्होंने, अलग अलग जगहों पे काम किया, कैसे भी करके एक आपको दाल रोटी तो कमानी है ना। करेक्ट। पर वो फोकस रहता था कि नहीं कुछ करना है। जब मुझे याद है मैं धर्मेश को पहली बार मिला था बड़ौदा ऑडिशन में, उन्होंने तब DID
उसके पहले भूगी वूगी किया था, और मैंने उनको भूगी वूगी में देखा था, एंड आई वाज लाइक कि क्या नाचता है यार आदमी। तो अगर धर्मेश से कभी आप मिलेंगे, वो हमेशा बोलता है कि मेरा पहला फोटोग्राफ अगर किसी लड़के ने लिया था तो वो ये था। मैं उस ऑडिशन की लाइन में उसके पास गया और मैंने कहा आप धर्मेश हो? बोलते हाँ। मैंने कहा आप एक फ़ोटो खिंचाओगे मेरे साथ? तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि मेरे साथ क्यों? तो मैंने कहा नहीं यार, आप बहुत अच्छे डांसर हो। अरे, और वो फोटो हमने खिंचवाया था ऑडिशन की लाइन में। वो फोटो आपके पास है अभी? हमारे किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे तो वो नए नए फ़ोन आए थे ना, और छोटे वाले, आपके पास क्या ही पैसे होते थे, वो फोन ज़रा सा फ़ोन होता था, तो फोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ वो इंसान मेरे साथ है अब, तो वो बड़ी बात है कि वहाँ से वो जो हम जुड़े। तो आई रिमेम्बर टॉप 100 के ऑडिशन में हम लोग खड़े हैं, स्वेट हो रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर एक मॉरल सपोर्ट है कि नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, यू नो। फिर DID में ऐसे मोमेंट आए जब मैं ब्रेक डाउन हो गया या वो ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि हम लोग फिजिकली इतना थक गए, या होता है, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल वर्ल्ड था यार, मतलब बहुत काम किया है, मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं हम हमारे DID डेज को। हाँ, तो बोल सकते हैं। उस टाइम पे एक दूसरे की बातों को सुनना, प्रॉब्लम को देखना, फिर हम जब साथ में रहे तो एक दूसरे को पर्सनली जानना, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें होती हैं। मैं ऑल इन ऑल ये कहूँगा धर्मेश के बारे में कि बहुत ही खूबसूरत इंसान है यार। अगेन उसकी एक क्वालिटी है ना, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा दोस्तों के लिए खड़ा रहता है, वो आपके लिए जो कर सकता है करेगा, अपनी लिमिट से बाहर जाके करेगा, ये उसकी क्वालिटी है। और हमेशा कोशिश करेगा कि रिश्ते पहले आए पैसे या काम के, और उसे जेन्युइन रहना पसंद है, उसे ऑनेस्ट रहना पसंद है, और यही रीज़न है शायद हम दोनों मैच करते हैं, क्योंकि हमसे वो करप्ट चीज़ें हो नहीं पाती। जब भी हमें लगता है ना कि यार यहाँ हम करप्ट हो रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं कि यार हम दोनों ने ऐसा टफ टाइम देखा है ड्यूरिंग कोविड, जब बहुत लग्जरी से एकदम नॉर्मल स्टेटस पे आते हैं आप। ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे 50,000 स्पेंड कर सकते हैं, पर अब आपको 5,000 स्पेंड करने में भी सोचना पड़ रहा है, राइट? पर हम दोनों का एक दूसरे को हमेशा ये रहता था कि यार दोस्त, चाहे जो हो जाए ना, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। आज तक दिया ही है हमने आज तक हमेशा अपना हाथ ऐसे ही रखा है देने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होने देगा। नहीं होगा ना, घर में बैठेंगे, 2 रोटी खाएंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन किसी के सामने यूं नहीं जाएंगे कि यार भाई थोड़ा ये है। तो उस इंसान को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ यार, जेन्युइनली। आई मीन ही इज़ अ फ्रेंड फॉर लाइफ, ही इज़ अ ब्रदर फॉर लाइफ। पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है मैं जब तक जीऊँगा वो जिएंगे, हम लोग कभी अलग नहीं होने वाले, और भगवान करे ऐसा ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपने एक शो किया है जो आई थिंक अभी इस प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 शो पर है, अनुपमा जी। ऑफ कोर्स अनुपमा। अनुपमा इतना बड़ा शो हो चुका है, बहुत लाइक हम बात भी कर रहे थे कि गांव-गांव में लोग उन्हें पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं। जनरली पहले ऐसा होता था टीवी एक्टर्स को उनके कैरेक्टर नेम से पहचाना जाता था, कि आप ये हैं क्या, आप राहुल है क्या, आप टिटू है क्या, ऐसे लोग पहचानते थे। लेकिन अब नाम से लोग पहचानने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो बदलाव है, जैसे लोगों का जो नजरिया बदल गया है कि अब भाई मैं इस एक्टर को फॉलो करूंगा पूरी तरह से इसके नाम के साथ, ऐसा नहीं कि इसके कैरेक्टर नाम जान लिया बस हो गया, जहां मिलेगा उसको उसी नाम से बुलाया जाएगा। ये जो बदलाव है इसको कैसे देखते हो? ये बहुत खूबसूरत बदलाव है। मुझे लगता है एक एक्टर को उसकी आइडेंटिटी से जानना चाहिए, क्योंकि हम तो कई कैरेक्टर प्ले करेंगे, हर बार एक नया कैरेक्टर ही प्ले करेंगे, राइट? तो ये कमाल है कि आपका वो कैरेक्टर इतना छाप छोड़ दे कि लोग कहें कि यार वो क्या रोल किया था आपने, राइट? पर ये पता होना चाहिए कि वो रोल किसने किया था। तो वो आइडेंटिटी पता होना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि ये चेंज आ रहा है। लोग ढूंढते हैं कि यार एक्टर है कौन, इसका नाम क्या है, इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है। ये अच्छी बात है, और ये जो बदलाव आ रहा है इससे कहीं ना कहीं एक्टर्स को ही बहुत फायदा है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर बन के नहीं रह जाएंगे। कि एक शो में एक कैरेक्टर था, वो बहुत फेमस हुआ, वो एक्टर कौन था जिसने वो कैरेक्टर प्ले किया, अब लोग ये जानना चाहते हैं, और वो उस हिसाब से उस एक्टर के लिए बहुत फायदे की चीज़ है, और ये बदलाव आ रहा है, तो दैट्स गुड। एब्सोल्युटली। अनुपमा शो की सक्सेस का राज क्या है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कि ये शो क्यों इतना बड़ा हो गया? मुझे लगता है ये शो इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये शो बहुत टाइम के बाद एक ऐसा शो आया है जो टिपिकल सास बहू ड्रामा स्टोरी पे नहीं है। फीमेल्स की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है घर में, उसको लेकर के है कि कई छोटे शहरों में ऐसा होता है कि पति एक टाइम के बाद आपको सिर्फ
एज अ पार्टनर ट्रीट करता है, एज एन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हो। वो प्यार और आपको खूबसूरती से देना और आपको कॉम्प्लीमेंट करना कि आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो कई कुछ सालों के बाद ढल जाता है। ये हर औरत ने फेस किया है, राइट? और फिर उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि अच्छा मुझे बच्चों के लिए जीना है, मुझे ये करना है, फिर वो कोशिश करती है कि नहीं नहीं मुझे लड़ना पड़ेगा, कुछ लड़ना पड़ेगा, फिर वो हारती है हालातों से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिलेटेबल है ये शो टू द फीमेल्स इन इंडिया स्पेशली, जो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती हैं अपने पतियों के साथ या सास के साथ या अपने बच्चों के साथ, कि बच्चे कई बार आंसर बैक कर देते हैं, बदतमीज हो गए हैं, आप उनके लिए कुछ भी करो और वो एंड में बोलते हैं कि हाँ तो क्या किया, आपका कर्तव्य बनता था ना, ये तो आपकी ड्यूटी थी। वो जो बात है ना जिसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है, बहुत खूबसूरती से लिखा है, वो रीज़न है अनुपमा के बहुत ज़्यादा बड़े होने का। एंड प्लस ऑफ कोर्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, यू नेम इट, एवरीवन इज अ ग्रेट एक्टर इन अनुपमा। तो वो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म भी किया है ना, वो भी एक मैटर है कि उन्होंने उस कैरेक्टर को स्टोरी में इतनी जान डाल दी है कि लोग कहते हैं कि यार क्या काम करते हैं यार, क्या काम करते हो। हाँ, हर इंसान के मुंह से, हर लेडी, हर बच्चा, या आजकल तो लोग, काफी लोग देखते हैं, 50+ मेंस भी देखते हैं ये शो, उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है, यार क्या बात है। सब देखते हैं। मैं ट्रेन में कभी ट्रैवल करता हूँ, अगर लोकल ट्रेन में आप ट्रैवल करोगे, सारे जन अपने फोन पर होते हैं। यस। और मैं पहले ऐसे नहीं देखता था, लेकिन अब जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो अपने फोन पे लोग अनुपमा देखते रहते हैं। और बहुत सारे शोज हैं, वो सारे शोज देखते रहते हैं, तो लोग फोन पे अनुपमा देखते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। और मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जब वो शो ज्वाइन किया ना, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि भाई तुम तो रोज हमारे घर में सुबह 6 बजे से चालू रहते तो मैंने कहा अच्छा आपके घर में भी देखते हो। और मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के लोगों की, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरी तो बीवी लगा देती सुबह 6 बजे, तो मैं भी तुझे देखता हूँ, अच्छा काम कर रहा है तू। तो मुझे रियलाइज हुआ कि बाप रे, इस शो का रीच क्या है। यूजुअली क्या होता है कि डेली सोप की ऑडियंस नॉर्मल ऑडियंस बहुत लिमिटेड होती है। इस शो की ऑडियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, मेकर, आई वाज स्टन्ड टू नो नेम्स की यार ये सब लोग देखते हैं। जितने लोग हैं इंडस्ट्री में, सबके घर में अनुपमा चलता है। अगर वो नहीं भी देख रहे ना, मेल्स नहीं देख रहे, तो फीमेल्स देख रही हैं घर की, और उस चक्कर में वो भी देख रहे हैं। तो सबको पता है अनुपमा क्या है, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री का एक नॉलेज होता है कि हाँ ये नंबर 1 शो है, बट जब मैंने इंटर किया तो पहले महीने में द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम ऑडियंस और लोगों से, और जहाँ मैं गया हूँ वहाँ लोगों ने एकदम ऐसे, एंड आई वाज लाइक रियली, मुझे बस 1 महीना हुआ है ज्वाइन किए। तो वो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये शो कितना बड़ा है। लेकिन शो मिला कैसे था आपको? क्या पहला कॉल जब अनुपमा शो के लिए आया था, रिएक्शन क्या था पहला? मैं ऑनेस्टली बताऊं, कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैं नवरात्रि चल रही थी, मैं मेरे सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा था घर में। अचानक मुझे रात को 7-8 बजे फ़ोन आता है, बोले हम डीकेपी से बोल रहे हैं, एक शो है अनुपमा करके, और उसमें एक हम ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका ऐसी कहानी है, आपका ऑडिशन करना है। तो मैंने कहा अच्छा कब से करना है शूट? कल से। उन्होंने कहा अरे कल से मतलब? बोले हाँ आप आ जाइए ऑडिशन के लिए। तो मैं ऑन द स्पॉट ऑडिशन पे गया हूँ, और मैंने एज आई सेड कि मुझे ये नहीं पता था कि अनुपमा कितना बड़ा शो है, मुझे ये पता था कि अनुपमा नाम का एक शो चलता है। तो मैं गया, उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मैंने पढ़ा, मैंने ऑडिशन दिया, एंड ऑन दैट वेरी टाइम दे सेड यस। ऑडिशन होते ही हाँ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। एंड वो प्रोसेस आपको समझने में टाइम ही नहीं मिला ना कि अच्छा क्या 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 क्या। और मेरे लिए ऐसा था कि मुझे मैंने टीवी से ब्रेक लिया था, द रीज़न बीइंग कि आई वांटेड टू डू फिल्म्स, आई वांटेड टू डू ओटीटी। क्योंकि एक होता था पहले, ये ज़्यादा था कि आप जब टीवी में ज़्यादा घिस जाते हैं ना, तो आपको फिर फिल्म्स या कुछ और मिलना मुश्किल होता था, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस थी कि ये टीवी वाला है यार, ये ओवर यूज्ड है यार, इसका बहुत हो गया यार, ये हम लोगों ने फेस किया। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, वी हैव टू मेक अ कम बैक नाउ, बट आई डोंट वांट टू मेक अ कम बैक इन अ डेली सोप विच इज सास बहू बेस्ड। आई वांट टू मेक अ कम बैक वेयर पीपल विल सी एंड दे से अरे ये कुछ अलग कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो जब ये आया और उन्होंने जो रोल बताया मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये मैंने नहीं किया। डांसर तो वो है और ये शो भी ऐसा है, लेकिन वो जो कैरेक्टर है वो मैंने प्ले नहीं किया है। एंड आई हैड टू मेक अ कम बैक एज वेल, क्योंकि ये मीडिया इंडस्ट्री है, जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। तो वो भी एक रीज़न था। जब मैंने काम करना शुरू किया तो बड़ा मज़ा आने लगा। पर हाँ, वो जो सिलेक्शन प्रोसेस थी ना, वो कॉल आया और विद इन 2-3 आवर्स सब कुछ हो गया। तो उतनी प्रोसेस का टाइम नहीं मिला कि आप सोचें कि अच्छा ये एक शो है, स्टडी करें, डिसाइड करें, उतना टाइम ही नहीं था। तो आपको आपके कैरेक्टर के बारे में उतना ब्रीफली नहीं पता था?
नहीं, मुझे ये पता था कि एक कैरेक्टर आ रहा है, इसका नाम ये है, इसका बैकग्राउंड ये है और इसकी कहानी इसके साथ में होने वाली। ओके, ये पता था। ओके, फिर यही था कि अब जहाँ चलेगा, और मेरा ऑनेस्टली 2 महीने का कैमियो था। मुझे यही कहा था कि 2 महीने का कैमियो है, उसके लिए चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 2 महीने का कैमियो करता हूँ, नंबर 1 शो है, थोड़ा सा यू गेट द फेस वैल्यू और सॉर्टेड। तो पर अपेरेंटली वो ट्रैक इतना चल गया और ऑडियंस को इतना पसंद आ गया कि देन वो प्रॉपर एक मेन कैरेक्टर बन गया उस शो का। एंड एट वन पॉइंट आई रिमेंबर देयर वाज आइदर द सीनियर्स और अस हु वर रूलिंग द शो। तो वो एक कमाल की चीज़ हो गई जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा एंड द अदर कास्ट हु आर द सीनियर कास्ट वो तो हेड पे थे ही सही, पर अगर यंगर जनरेशन में कुछ चल रहा था तो वो हम लोग थे। और वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि पब्लिक ने इतनी जल्दी पसंद कर लिया और प्यार दे दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार एक स्टैब्लिश शो, एक नंबर 1 शो जिसमें सब लोग स्टैब्लिश हैं, आप आते हैं और आपको ऑडियंस अचानक पसंद करने लगती है, तो ये बहुत रेयर होता है। ऑडियंस जज भी करती है यार ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस यस एब्सोल्युटली। मैं तो तैयार था क्योंकि डिम्पी जो कैरेक्टर था मुझे उसके ऑपोजिट में लाया गया था और डिम्पी का ऑलरेडी एक पार्टनर था जो मर गया था, अनुपमा का बेटा। तो ऑलरेडी ऑडियंस का एक कपल है जिससे ऑडियंस प्यार करती है, आप उसमें घुस रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन, तो देयर आर हाई चांसेस कि यू विल गेट हेटेड। हाँ, और वो वाला बंदा अच्छा करता था, ये भी बंदा अच्छा कर रहा है, लेकिन ये उतना पसंद नहीं, धीरे धीरे लोग पसंद करते हैं। पर अपेरेंटली वो हुआ ही नहीं। अपेरेंटली लोगों ने एकदम पसंद कर लिया और वो मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग था। बट दिस इज व्हाट यू वांट व्हेन यू वर्क, दैट योर वर्क शुड बी अप्रिशिएटेड, और वो हुआ। एब्सोल्युटली। राजन शाही सर का जो मेकर हैं शो के, अनुपमा, ये रिश्ता, काफ़ी सारे शोज उन्होंने बनाए हैं, काफ़ी सारे सुपर हिट शोज। एक बार मैंने उनसे बात भी की थी, मतलब एक इंटरव्यू किया था उनको, मैंने कहा था आपके जो शोज होते हैं ना मोस्टली टॉप 10 के अंदर होते हैं, तो लोग आपके शोज को बहुत प्यार करते हैं। बोलते हैं बस हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, लोग ऐसे हम ऐसे ट्रीट करते हैं, एक्टर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है, हमारा इन्वायरमेंट ये होता है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह बोली। ऑफकोर्स परफेक्ट नहीं हो सकता कोई चीज़, लेकिन सारी चीज़ें परफेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तब जाके शोज काफ़ी अच्छा बनता है। तो आप बताइए उस शो का इन्वायरमेंट कैसा था आपके लिए, एक्टर्स के लिए कैसा था? राजन शाही सर आपके लिए कैसे थे? राजन शाही सर से तो मैं बहुत लेट मिला हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शो ज्वाइन करने के काफ़ी लेट मिला हूँ, 2 या 3 महीने के बाद मिला हूँ। मेरे लिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। मुझे पता है मार्केट में बहुत सारी खबरें उड़ती हैं, पर मैं मेरी बात ही कर सकता हूँ। मैं जब एंटर हुआ शो से, तो उस शो के हर मेंबर ने मुझे बहुत ही प्यार से वेलकम किया, बहुत ही वार्मथ के साथ वेलकम किया। चाहे वो रूपाली मैम हो, चाहे वो सुधांशु सर हो, या कोई भी हो, बाबूजी, एनीबॉडी, किसी ने ऐसा नहीं किया कि अच्छा नया आया है कि हाँ हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं। एवरीबॉडी ट्रीटेड मी लाइक कि मैं उनका ही हिस्सा हूँ एंड वो मुझे जानते हैं। और जिस तरह से सब मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, मैं थोड़ा सा रुका हुआ था कि यार एकदम ऐसे नहीं करना, वरना लोगों को लगेगा कि अरे ये तो he is over smart. But the way they welcomed me was wonderful. Every cast member, I'm saying, was so nice and so full of love for no reason. क्या ज़रूरत है? आप ये भी रह सकते हैं ना कि अच्छा नया आया है, हेलो हाउ आर यू, ये भी हो सकता था। बट नहीं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं। और मैं डांस, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स डांसर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो डांस थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ, तो वो उस पर कि अरे यार व्हाट अ डांसर यू आर, दिस दैट, एंड देन वो बातें करना और वो सब करना, इट वाज अमेजिंग द वे दे वेलकम मी। आई फेल्ट सो कंफर्टेबल कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी नए सेट पे गया हूँ या कुछ सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा या एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत जल्दी सबसे घुल मिल गए और मुझे तो बहुत मज़ा आने लगा शुरुआत से ही काम करने में। राजन सर से मैं काफ़ी लेट मिला, क्योंकि मैं जब मेरा काम, मैंने ऐसा बताया ना आपको कि अगले ही दिन शूट करना है, बहुत फास्ट हुआ, तो सर से इतना मिलने का मौका नहीं मिला। पर व्हेन ही मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज सो नाइस, लाइक हाउ आर यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आई रियली लाइक यू, और ही वाज जस्ट नाइस। तो being such a he big, always meet you with a smile face, hi कैसा है, yeah, and being such a big producer, this is what you expect also, to be very honest. आप यही सोचते हैं कि यार कोई इस मुकाम पे है ना और वो आपको अच्छे से ट्रीट करता है ना, तो आपकी रिस्पेक्ट उसके लिए और बढ़ जाती है। ये मैंने शाहरुख सर के साथ भी देखा है कि किस मुकाम पे है यार ये शाहरुख खान, पर क्या ट्रीट करते हैं वो यार, मतलब इतना अच्छा ट्रीट करते हैं ना किसी को कि आपको इतना ओवरवेल्म कर देंगे, आपको लगेगा बाप रे मैं इस लायक हूँ भी,
कि शाहरुख खान आके मुझे हाँ, हाथ मिला रहे, गले लगा रहे हैं? तो ही वाज वेरी नाइस टू मी। ओके या ओके। उनके बारे में और शो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उड़ती है बाहर। हालांकि मैं उनके सभी शोज़ पर, लगभग सभी शोज़ पर जाता हूँ ऑन लोकेशन शूट के लिए, बाइट करने। मैंने ऐसा कोई चीज़ कभी देखी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, क्योंकि काफ़ी वायरल होती है चीज़ें कि उनके शो में एक्टर्स को इनसिक्योरिटी होती है काफ़ी, और खुद वो एक्टर्स को काफ़ी टॉर्चर करते हैं बातों से, एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। और एक बार आपने शो पकड़ लिया तो उसको छोड़ना मुश्किल है खुद से, अनलेस एंड अनटिल आपको निकाला जाए, क्योंकि अगर आपको निकाला जाएगा तो उसमें आपकी बदनामी होगी, शो की बदनामी नहीं होगी। करेक्ट? आपको लगता है ये सारी चीज़ें होती है उधर? आपने पहले बोल चुका है कि मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एज यू सेड, मार्केट में बहुत बातें चलती, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास बात नहीं आती, ऑफ कोर्स आती है, मैंने भी ये सब सुन रखा है। पर अगेन, ना तो मेरे साथ उन्होंने ट्रीटमेट किया, राइट, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम उस 1 साल के पीरियड में 3 से 4 बार मीटिंग्स करी है राइटर्स के साथ में, सर के साथ में, प्रोड्यूसर के, अदर प्रोडक्शन हेड्स के साथ में, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कैरेक्टर कुछ कर नहीं रहा है या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बाकायदा बैठ के बात करी कि यार सर, मैं ना बहुत, आई फील लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन द शो। क्या हो गया, मतलब एम आई डूइंग अ बैड जॉब? पहला तो सवाल ये होता था कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ मज़ा नहीं आ रहा ट्रैक में या कुछ भी, तो ऐसा कभी आंसर नहीं आया कि यू नो व्हाट, वी विल डिसाइड व्हाट वी नीड टू राइट, या हम राइटर्स या हम डिसाइड करेंगे। इस तरह की तो पहले कोई बात ही नहीं हुई। हर बार बात सुनी जाती थी, हर बार उस बात पे अग्री किया जाता था और उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता था, राइट। तो ये दबदबा बताने वाली चीज़ या ये डरा के रखने वाली चीज़ कभी मेरे साथ तो करी नहीं, जबकि मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं, राइट। एज अ एक्टर आई बिलीव इट्स योर, आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप एक्टर हो, आपका हक होता है सवाल पूछना। डायरेक्टर से सवाल पूछो, राइटर से पूछो, प्रोड्यूसर से पूछो, क्योंकि आप एक्टर हो, आपका काम है यार, सवाल पूछो आप, राइट। और उनका काम है जवाब देना, वो बताएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने लिखा है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो शो बना रहे हैं, तो उनका विजन अलग है, राइट। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी। इसमें कुछ भी ईगोइस्टिक या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई किसी को डोमिनेट करे या धमकाए या गलत समझे। अगर आप अपनी बात सही तरीके से पूछ रहे हो तो सामने वाला, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, राइट, आपने एक नॉर्मल सवाल ही पूछा है और मैं उसका नॉर्मल जवाब दूंगा। अब अगर आप गलत तरीके से पूछोगे और मैं गलत तरीके से जवाब दूंगा, तो ही तो बात बिगड़ेगी। अगर दोनों अपने लिमिट में रह करके, अपनी बाउंड्रीज में रह करके करेंगे, तो कैसे बात बिगड़ सकती है? अगेन, मार्केट में बहुत सारी खबर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है, राइट। शायद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया हो जो मैं नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना, और आप बहुत ऑनेस्ट है इस चीज़ के साथ में, तो कोई आपके साथ गलत कर नहीं सकता, और करेगा ना, सो जो आपने बात कही कि आप निकल नहीं सकते शो से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बाय प्रोफेशनल टर्म्स पे भी पॉसिबल नहीं है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका एग्जिट क्लॉज भी होता है और आपके सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होती है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो आपने देखा है कि हाँ, मेरा एग्जिट क्लॉज कैसा है कि अगर मुझे कभी शो छोड़ना पड़ा तो मुझे 2 महीने का नोटिस देना है या 1 महीने का नोटिस देना है, क्योंकि इस डेली सोप, एक कैरेक्टर को रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत उसके पीछे ना मेहनत होती है। तो एग्जिट क्लॉज तो आपके पास है, तो आप कैसे नहीं निकल सकते उस शो से। अब अगर आपको ये डर है कि ये मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे, कि ये मुझे अपने शो में दोबारा नहीं लेंगे, वो आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है, आपने कैसा रिलेशन बनाया उनके साथ। अगर आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम, जैसे मैंने ये शो छोड़ा, मैं जेन्युइनली सर के साथ बैठा हूँ, राइटर्स के साथ बैठा हूँ, और मैंने उन्हें बताया कि सर, शो एक बहुत बड़ा लीप ले रहा है, राइट। बच्चे 18-20 साल के हो जाएंगे, विच मीन्स हम लोग 50 साल के हो जाएंगे। डजंट मेक सेंस फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज मुझे बहुत कुछ करना है मेरी ज़िंदगी में। दूसरी बात ये कि डिम्पी इज़ डेथ, तो अभी डिम्पी जब मर गई है तो मेरे पास वैसे भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी लाइन है, देन आई वुड लव टू स्टे, पर अगर नहीं है तो आई वुड जस्ट वांट टू गो एट, बिकॉज मुझे लगता है कि ये टाइम सही है और मुझे बहुत कुछ करना है सर। एंड ट्रस्ट मी, नॉट अ सिंगल पर्सन टुक इट रॉन्ग। इनफैक्ट जब मैं राजन सर से मिला हूँ उनके ऑफिस में जाकर के, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तेरी ये बात कि तू ना सेटल नहीं होता है, यू आर ऑलवेज लाइक कि नहीं यार, मुझसे काम करवाओ ना, मैं डांस क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि तूने जिंदगी में इतना कुछ काम किया फिर भी तू उतना ही भूखा है। एंड आई एम लाइक दैट, आई टेल एवरीबडी आई एम अ हंग्री एक्टर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि
मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने अपनी बात रखी और बाकायदा मुझे शो से एग्जिट ली एंड नथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। तो अगर कुछ भी होता तो मेरी खबर भी बाहर आती ना, कि कुंवर को ऐसा बोल के हटा दिया, या मेरे बारे में वो कुछ बोल सकते थे। कुछ तो आता बाहर, कुछ तो आता ना, कुछ भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? मुझे इसका रीज़न ऐसा लगता है कि मैं मेरे काम में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, और मैं किसी को ये हक नहीं देता हूँ कि वो मेरे काम पे सवाल उठा दे। इन द सेंस, अगर आपने मुझे सेट पे इस टाइम पे बुलाया, मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे मेरी लाइन्स याद होंगी, जो भी उस ड्यूरेशन में 12 घंटे में आपको मुझसे करवाना है मैं करूँगा, और मैं मेरी एबिलिटी से एक्स्ट्रा करके दूंगा। मेरे पास टैंट्रम थ्रो करने के रीजंस नहीं है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो चलेगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वो सब मुझसे होता नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे तो कोई प्रोड्यूसर पागल ही होगा यार, जो आकर के उंगली करेगा आपके अंदर, राइट। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरे साथ इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं हुआ, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर किसी का रहा होगा, दे कैन स्पीक फॉर देमसेल्फ, बट फॉर मी ही इज़ अ गुड प्रोड्यूसर, ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गाय। आप सेट पे आओ, आप अपना काम करो और आप काम करके घर जाओ, वो आपको छेड़ेगा भी नहीं। अगर आप उसका नुकसान करोगे, अगर आप सेट पे आकर के टैंट्रम थ्रो कर रहे हो, अगर आप सेट पे आकर के टाइम पास कर रहे हो, आप नहीं जा रहे हो सेट पे बुलाने पे, आपको अपनी लाइंस याद नहीं है, हर रोज आपका यही ड्रामा है कि लाइंस याद नहीं है, राइट, एंड देन योर बिहेवियर इज रॉन्ग टुवर्ड्स द डायरेक्टर्स और द क्रू मेंबर्स, देन ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर विल शो यू कि व्हाई ही इज अ प्रोड्यूसर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से भी आपसे पूछा, क्योंकि राजन शाही वाला क्वेश्चन, क्योंकि शहजादा धामी जो ये रिश्ता में थे, अनफॉर्चुनेटली उनको शो से निकाल दिया गया, उनके लिए अनफॉर्चुनेट है काफ़ी, और जो उनके फैंस होंगे ऑफकोर्स उनके लिए भी। उन्होंने बिग बॉस के मंच पर सलमान खान के सर के सामने, उन्होंने ऑब्वियसली नाम नहीं लिया सर का, राजन शाही सर का, बट उन्होंने बहुत रूडली बताया कि मुझे राजन शाही सर ऐसे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, ऐसे बात किया, तू क्यों तू क्यों तू क्यों, मतलब ये एक, मतलब बोलते हैं ना कि बढ़ा चढ़ाकर बात की गई। डू यू रियली थिंक कि ऐसा कभी किया होगा राजन शाही सर ने? यार अगर किया होगा ना तो डेफिनेटली कोई रीजन रहा होगा। मैंने ये एपिसोड नहीं देखा था, पर मैंने ये सुना था कि उन्होंने ये बात स्टेज पे कही, और उसमें सलमान खान सर का एक रिप्लाई था कि आपने ऐसा क्या किया था कि उस आदमी को आपके साथ ऐसा करना पड़ा, ऐसा कुछ सलमान सर ने उनको रिप्लाई दिया था। तो मेरा वही कहना है कि अगर आपसे किसी ने बदतमीजी करी है तो ऐसा क्या हुआ है जो उसको बदतमीजी करनी पड़ेगी? कुछ तो हुआ होगा ना। एब्सोल्युटली। ताली एक हाथ से तो बचती नहीं, या कोई पागल तो है नहीं, या पागल ही होगा जो आके सडनली सेट पे आके ए तू इधर आ, तो ऐसा क्यों करने लगे, राइट। तो मेरा यही कहना है कि मुझे नहीं पता, पहली बात तो ये है ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, पर अगर ऐसा हुआ है तो कोई रीज़न होगा, कोई तो रीज़न होगा। कोई भी प्रोड्यूसर एक चालू शो से इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोड्यूसर को लीड आर्टिस्ट ढूंढना, उसको रिप्लेस करना, शो को वापस रिवैम्प करना, यार बहुत स्ट्रेसफुल मामले होते हैं, क्योंकि आपका वो शो पिट सकता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, वो खराब हो सकता है। एब्सोल्युटली। मैं शहजादा को भी पर्सनली नहीं जानता, तो मैं कैसे उसके भी अगेंस्ट बोलूं, पर मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर किसी ने आपके साथ इस तरह का बिहेवियर किया है तो कुछ बात कहीं और से शुरू हुई है जो यहाँ तक पहुंची है, वरना ऐसे अपने आप नहीं होता। ये मेरा बिलीफ है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिग बॉस का जिक्र हुआ, तो जाना पसंद करोगे? कभी ऑफर आया तो? ऑफर बहुत बार आए, मैं बहुत बार ऑफर आ चुके हैं। हाँ, मैं मीटिंग कर चुका हूँ कई बार। ओके। पर मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता। बिग बॉस इज नॉट फॉर मी। मुझे उस शो से कोई नफरत नहीं है, बट मैं उस शो को नहीं करना चाहता। उसका रीज़न ये है कि मैं ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस शो में कई बार नहीं, हर बार ही देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने आप को, अपनी सेल्फ कंट्रोल को लूज़ कर देता है। आपका वो साइड बाहर आता है जो आप कभी दिखाना नहीं चाहते। या तो आप गालियां दे रहे हैं, या झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, मतलब बहुत गंद हो जाता है। और मैं ना अपने आप को वैसा कभी नहीं देखना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करने में बिलीव करता हूँ, और मैं बहुत मेहनत करके और भी चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे उस तरह का फेम अभी नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे उस तरह की फेम की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं काम करना चाहता हूँ उस तरह से, क्योंकि मैं जब घर में बैठ के उसे देखूंगा तो शायद मैं अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। क्योंकि आप कितना भी कंट्रोल कर लो यार, वो कहीं ना कहीं तो आप कुछ ऐसा करोगे जो ना
जो ऐसा होगा जिसपे लोग आपको जज कर देंगे कि अबे ये तो ऐसा है, अबे इसकी स्टोरी वो वैसी है, क्योंकि एडिट होके क्या दिखाएंगे वो आपके हाथ में तो है नहीं। करेक्ट। आपका झगड़ा हुआ, क्या पता एडिट में क्या दिखेगा, क्या पता सिर्फ आपका साइड दिखा दिया और उसका नहीं दिखाया सामने वाले का। कुछ हो सकता है चैनल फेवरेट हो, उनका कुछ हो जाए, काफी बार हुआ है तो आप क्या कर लोगे उसका? वो आपके हाथ में भी नहीं है क्योंकि आप अंदर हो। और मैंने बहुत लोगों को देखा है ब्रेक डाउन होते हुए कि मुझे इस घर से निकाल दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आप घर भी नहीं रह सकते, आपके पास वो चॉइस भी नहीं है कि आप क्विट कर दो। तो जहां ऐसा हो ना, ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ के लिए बिलीफ है कि जहां ऐसी सिचुएशन जहां आपके पास ये राइट ही नहीं क्विट करने का, उस जगह जाओ ही मत, क्योंकि आप तो जेल जा रहे हो एक तरह से। हाँ, जेल है, राइट। 3 महीने के लिए आप जेल में हो। अगर इफ अच्छे से परफॉर्म करते रहे 3 महीने तक आप रहोगे। इकलौती मुझे लगता है जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुजरिम जाते हैं जिनके पास एग्जिट क्लॉज नहीं होता। राइट। तो मैं ऐसी जगह कभी जाना ही नहीं चाहता जहाँ पे मैं पावरलेस हूँ, जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं, मेरी राइट्स है ही नहीं। मैं कुछ, ऑफकोर्स वो आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपको फेम दे रहे हैं, पर आप लॉक हो चुके हो, जो होगा उनके हिसाब से होगा। तो मैं उस स्पेस में नहीं घुसना चाहता यार। ओके। फॉलो करते हो आप शो? नहीं, नेवर फॉलोड। I followed सिद्धार्थ शुक्ला सीजन एंड I followed जय भानुशाली सीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे दोस्त हैं और मैं जानता हूँ उनको। उसके बाद से मुझे बिग बॉस कभी पसंद ही नहीं आया, क्योंकि वो पता नहीं ऐसी कास्टिंग करते थे। इस बार मुस्कान गई थी। ऑफ कोर्स मुस्कान गई थी। आई वाज हैप्पी फॉर हर, पर मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि पिछले 2 सालों में ऐसी कास्टिंग हुई है ना कि जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया मुझे। ओके। और उस वजह से मेरा पूरा इंटरेस्ट छूट गया कि यार मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, और मैं क्या बातें करूँ, वही झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं, और वो मतलब इतना गंद था ना दैट घर पे बैठ के अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता था कि मुझे एंजाइटी हो रही है। तो जब मुझे घर पे बैठ के एंजाइटी हो रही है, वो अंदर क्या होता होगा? तो मैंने देखना छोड़ दिया। मैं आई एम नॉट वॉचिंग इट। कभी कभार कोई देख रहा है तो मैं बैठ के देख लूँगा, पर आई वॉन्ट सिट एंड वॉच, और या मैं OTT पे लगा करके कि आज का एपिसोड में क्या हुआ। दूसरा रीज़न मेरा कभी कभी देखने का था सलमान सर। वो रविवार का वार ऐसा कुछ है, वीकेंड का वार। तो मैं उसलिए देखता क्योंकि सलमान सर थोड़ा टांग अच्छे से खींचते थे, सबकी टांग खींचते हैं वो तो क्या कहते हैं, चिल्लाते हैं वो। हाँ, एंग्री हो जाते हैं जब भी एंग्री मैं इसलिए तो देखता था कि यार एक ही आदमी है पूरी इंडस्ट्री में जो किसी की भी वाट लगा सकता है आराम से, और वो जब गुस्से में आते थे ना, तो मैंने देखा है लोगों को कि चुप हो जाओ, किसी की आवाज नहीं निकलती, अब ये अंदर आ जाएगा। अगर कोई बोलते भी रहता तो बगल वाले समझाते कि बस करो, बस कर जाओ, करियर से मत खेलो। करियर से मत खेलो अपने। अच्छा, कुछ आखिरी सवाल। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ना कौन सा ड्रीम रोल है कि यार ये मेरे को ना लाइफ में करना ही करना है ये रोल। ऐसा एक रोल, कोई आप रेफरेंस भी ले सकते हो पहले से भी, यार एक ऐसा रोल कर लिया ना बस मजा आ जाएगा लाइफ में। यार कुछ साल पहले तक ऐसा था, जब मैं कोविड के पहले बता रहा हूँ, तब मुझे आई वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ रोल्स जो ऋतिक रोशन ने प्ले किए। लेट्स से धूम, आई वुड लव टू प्ले दैट, समथिंग लाइक दैट, वेयर इट वाज स्टाइल, इट वाज रोमांस, इट वाज डांस, माचो मैन। अब मेरे लिए ऐसा है कि मुझे बहुत सारे रोल करने हैं यार। मैं एज आई सेड आई एम ग्रोइंग एज ए एक्टर, तो मुझे समझ आ रहा है कि यार क्राफ्ट बहुत बड़ा है और मैं अच्छा काम करना टाइप कास्ट नहीं होना। हाँ, मुझे वो भी करना है, ऑफ कोर्स मुझे वो मैचो मैन करना ही है, डैशिंग, गुड लुकिंग। मुझे लवर भी करना है, इंटेंस लवर, बट आई एम ऑल्सो ओके टू ट्राई अ ग्रे शेड, आई एम ऑल्सो ओके टू ट्राई अ नेगेटिव शेड, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत स्कोप होता है काम करने का, है ना। हीरो बनने में तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारा लक चाहिए और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं तो आपको हीरो बनाने के लिए, पर उसके अलावा बहुत सारा स्कोप होता है, बहुत सारे डिफरेंट शेड्स होते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स में। तो आज की डेट में तो मैं ऐसा कोई आइडियल रोल लेके नहीं चलता हूँ, बट हाँ मुझे कुछ लोगों ने इतना ब्रिलियंट काम किया है, जयदीप सर, राजकुमार सर, और बहुत सारे लोग हैं, विजय वर्मा है, कि वो लोग ऐसे कुछ काम कर रहे हैं ना कि आप देख के इंस्पायर होते हो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मतलब इरफान खान, उनके तो मतलब अलग ही लेवल है। बट ऐसे लोग आज जो काम कर रहे हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग, ये लोग कुछ कर रहे हैं। आज वो चीजें नोटिस हो रही है, पहले नहीं होती थी। पहले लोग हीरोज को देखना ज्यादा पसंद करते थे। हमारी इंडस्ट्री वाज रन बाय हीरो ना, हीरोइज्म, तो वो वैसा ही चलता था। आज ओपन अप हो गया है, आज लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अच्छा एक्टर क्या है। पंकज त्रिपाठी, आई लव हिम, क्या क्राफ्ट है, अमेजिंग एक्टर। तो आपको दिखता है कि हाँ यार बहुत कुछ है करने के लिए। इट्स सो इंस्पायरिंग टू सी देम वर्किंग दैट वे, और आपको फिर लगता है कि हाँ
मुझे मौका दो तो मैं भी एक कुछ आपको कुछ नया कैरेक्टर बना के कुछ प्रेजेंट करूंगा, तो वो है अब मेरे दिमाग में। Any upcoming projects that you would like to share with us? यस मैं एक मेरी पहली वेब सीरीज आ रही है Okay. फाइनली, इज कॉल्ड गोट्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। जियो सिनेमा पे आ रही है Okay. और उसमें जैकलिन फर्नांडिस है मेरे साथ में, नील नितिन मुकेश हैं, बमन सर हैं और बहुत Very सारे handsome man. अरे, Neil Nitin yes, Mukesh yes. is very Absolutely, amazing. it's हाँ. superb. तो ये एक नया प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने वाला, हमने शूट कर लिया है, दिसंबर इज सपोज टू रिलीज, पर मुझे हो सकता है कि शायद वो जनवरी तक जाए, बट इट इज रिलीजिंग। आई एम ऑल्सो डूइंग अ डांस शो एज अ जज, उसका हमने जस्ट फर्स्ट एपिसोड शूट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स माय जर्नी इज ऑन एंड आई एम ऑडिशनिंग एंड मीटिंग पीपल टू गेट इनटू फिल्म्स। Okay. तो वो चल रहा है, पर हाँ एट प्रेजेंट में ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं विद इन अ टाइम ऑफ 2 or 3 months। Okay. तो ये हो रहा है। Thank you so much, Kumar Amarjeet Singh ji, थैंक यू for talking to us. It was lovely talking to you. सेम मजा आ गया। आई हैड फन, मतलब मुझे लगा था कि कुछ तो कंट्रोवर्शियल सवाल आएंगे, हाँ. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई मीन आने भी चाहिए, उसमें ऑफ कोर्स सवाल हैं और वो होने चाहिए, बट मज़ा आया लाइफ की जर्नी के बारे में बात करके। बिल्कुल। Thank you so much. It was Thank you. lovely talking to you. थैंक यू।